तो कहते हैं फ्रेंड्स, न हार होनी चाहिए न थकान होनी चाहिए, बस जीत के लिए निकले हो, बस जीत होनी चाहिए। इतनी शिद्दत से मेहनत करो ताकि हार को भी हार से शर्म आनी चाहिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने रेलवे एएलपी सीबीटी 2 के लिए पार्ट ए का प्लेटफॉर्म बुक का मैं सेट नंबर 13 लेके आऊँ, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। इससे पहले आप लोग देखोगे मैं पार्ट 1 से लेके पूरे 12 तक का पूरे का अपलोड कर चुका हूँ। उसके साथ साथ देखता हूँ मैं नाइट के बीच में डेली आप लोग को पार्ट बी के लिए यानी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को अपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन क्या है और मेरा सॉल्यूशन आप लोग देखिए। मैं सारे क्वेश्चन को मैं पूरे के पूरे ऑपरेशन कर देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा। एक कांच के टुकड़े का हवा में भार 10 ग्राम तथा जल में डुबाने पर इसका भार 7 ग्राम हो जाता है। द्रव पदार्थ में इसकी भार क्या है यदि अपेक्षित घनत्व 0.85 है। फ्रेंड्स देखिए, इससे क्वेश्चन आप लोग को आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देखिए, कांच के टुकड़े में हवा का भार कितना दिया, 10 ग्राम दिया है, और जल में डुबाने पर इसका भार कितना हो जा रहा है, 7 ग्राम हो जा रहा है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पानी के अंदर। देखिए, पानी के अंदर भार में कमी निकालेंगे। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स, पानी के अंदर भार में अगर कमी निकालेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 10 में से 7 को माइनस करेंगे, ऑलमोस्टली 3 निकालेगा। क्लियर है। अब देखिए, आप लोगों को क्या निकालना है, द्रव पदार्थ में कांच के टुकड़े का भार। सबसे पहले हम ऑलमोस्टली जानते होंगे अपेक्षित घनत्व का फॉर्मूला। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अपेक्षित घनत्व का फॉर्मूला, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। तो ये होता है द्रव में कांच के टुकड़े का भार में कमी बटा जल में कांच के टुकड़े के भार में कमी। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स, अगर आप लोग लिखिएगा तो सबसे पहले आप लोग देखिए, इसका वैल्यू कितना दिया था, 0.85 दिया आप लोग का अपेक्षित घनत्व होगा। क्लियर है। अब देखिए, द्रव में कांच के टुकड़े में भार में कितना कमी था, शुरू में 10, तो 10 माइनस क्या करेंगे हम लोग, मान ले आर, ये आर कर देंगे। देखिए, आप लोग का द्रव्य में बोल रहा था ना, इसलिए हम लोग इसको निकाल रहे हैं। माइनस दोनों को डिफरेंस किए थे, कितना आया था, 10 में से 7 को माइनस किए तो 3 आया था। अब आप लोग सॉल्व कीजिए। ऑलमोस्टली 0.85 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग के सामने आएगा 2.55 आएगा। अब बराबर क्या लिखेंगे, 10 माइनस आर कीजिएगा। अब यहाँ से हम लोग आर का वैल्यू निकालेंगे, तो आर का वैल्यू अगर निकालते हैं तो 7.45 ग्राम आप लोग का आंसर आएगा। तो राइट आंसर आएगा 7.45 ग्राम। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर अगर देखिए तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्तरों का निर्माण किससे होता है। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स, आप लोगों को बताया था, किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्तरों का जो निर्माण होता है उत्पादकों द्वारा, उपभोक्ता द्वारा, अवघटकों, यानी ये तीनों के द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। याद रखिएगा, जिस निम्न रूप से देखिए, सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे पोषी स्तर। किसी खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों या स्तरों को हम लोग क्या बोलते हैं, पोषी स्तर। तो इसका जो प्रथम चरण होता है उसे बोलते हैं उत्पादक। क्या बोलते हैं, उत्पादक। फिर सेकेंड चरण को बोलते हैं उपभोक्ता, और सबसे अंतिम चरण को बोलते हैं अपघटक। क्लियर है। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला पेट्रोलियम के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो पहला लिख रहा आप लोग बीच में, इसका उपयोग ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। ये पृथ्वी पर मौजूद असीमित संसाधन है। और मोस्टली फ्रेंड देखिए, पृथ्वी पर मौजूद ये असीमित संसाधन है, एक प्रकार का सीमित संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को बी आप लोग का गलत है। तो आप लोगों को क्या बोला, कौन सा कथन गलत है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और मोस्टली फ्रेंड देखिए, सबसे पहले याद रखिए, यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो इसके प्रभाव के कारण त्वचा के कैंसर के मामले बढ़ेंगे। तो ऑलमोस्टली अगर राइट आंसर कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिए, यानी कि त्वचा के कैंसर के मामले बढ़ेंगे। क्लियर है। याद रखिएगा, ओजोन परत समताप मंडल में पाए जाते हैं। यहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, ये समताप मंडल में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, समताप मंडल में जो पाए थे वो 85% पाए थे। समताप मंडल में 85% पाए जाते हैं। वही बातें करना चाहते हैं क्षोभ मंडल में, और मोस्टली क्षोभ मंडल में इसका कुछ अंश पाया था, वहाँ पे 15% पाया था। क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, बातें करना चाहते हैं ओजोन के बारे में। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं ओजोन का जो सामान्य सूत्र होता है वह O3 होता है, जो कि ऑक्सीजन का एक अपरूप होता है। और ओजोन परत की मोटाई को हम लोग डप्सन इकाई से मापते हैं। किससे मापते हैं फ्रेंड, डप्सन इकाई से मापते हैं। तो इसके साथ साथ याद रखिए, ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक बैठक हुआ था जिसे बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये हुआ था आप लोग का 16 सितंबर को हुआ था। 16 सितंबर 1987 को हुआ था। 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल में हुआ था। इस वजह से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी कहते हैं। क्लियर है। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। देखिए, साइंस का क्वेश्चन आ चुका है। M1 kg द्रव्यमान वाली एक लकड़ी के तख्ते पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर यह 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। M2 kg वाला द्रव्यमान वाला एक अन्य तख्ता पर समान बल लागू होने पर 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। यदि दोनों तख्तों को एक दूसरे के साथ बांध दिया जाए तो उस पर समान बल लगाया जाए तो त्वरण कितना होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोगों को देखना पड़ेगा, पहला में क्या लिख रहा, बल लगा रहा था
5 न्यूटन था और एक्सेलरेशन क्या था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। तो ऑलमोस्टली यहाँ से हम लोग m1 निकालेंगे तो आप लोग फार्मूला पढ़ेंगे F बराबर क्या होता है ma होता है। देखिए आप लोग निकालिएगा तो F बराबर हम लोग पढ़े ma होता है। क्लियर, तो ma कर दिए। तो यहाँ पे मास 1 करेंगे, यहाँ पे एक्सेलरेशन 1 करेंगे। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे पहला के लिए देखिए तो न्यूटन लिख रहा 5 न्यूटन। ऑलमोस्टली आप लोग को m1 निकालना था, एक्सेलरेशन का वैल्यू 10 लिख रहा। तो यहाँ से अगर m1 का वैल्यू निकालते हैं तो 1/2 kg आएगा। क्या आएगा 1/2 kg आएगा। क्लियर है, वही सेकंड कंडीशन की बातें करना चाहते हैं। तो देखिए सेकंड कंडीशन में जाते हैं तो इसमें m2 के लिए लिख रहा। तो यहाँ पे देखिए F2 करेंगे, F2 बराबर क्या करेंगे M2 इंटू A2 करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को निकालना है यानी कि सॉरी यहाँ पे अगर आप लोग देखिए फोर्स, तो फोर्स का वैल्यू कितना लिख रहा है तो M2 kg वाले एक अन्य तख्ता पर समान बल बोले तो इसमें भी आप लोग का 5 न्यूटन लग रहा। मास निकालना तो M2 ले देंगे, एक्सेलरेशन का वैल्यू लिखा था 20 तो लोग 20 ले देंगे। और आप लोग सॉल्व किए देखिए 20 का पारा में 20 सॉरी 20 का 5 का पारा में 20 कितना बार में आया था 4 बार में आया था। क्लियर है, तो यहाँ से अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए M1 का मैं वैल्यू कितना लाया था ऑलमोस्टली आप लोग देखेंगे तो ½ kg लाया था। कितना लाया था ½ kg लाया था। उसी प्रकार अभी M2 का मैं जो वैल्यू लाया हूँ 1/4 kg लाया हूँ, 1/4 kg लाया हूँ। और आप लोग को फोर्स को ऐड करना था तो ऑलमोस्टली फोर्स को ऐड कीजिएगा तो देखिए M1 प्लस M2 कीजिएगा, M1 प्लस M2 कीजिएगा और हम लोग क्या करें एक्सेलरेशन से गुना कर देंगे। तो यहाँ से आप लोग सॉल्व कीजिए तो सबसे पहले अगर आप लोग देखिएगा F तो हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे तो A का वैल्यू क्या लिखिएगा आप लोग को सबसे पहले फोर्स देखना पड़ेगा। तो ऑलमोस्टली 5 लिखेंगे। M1 का वैल्यू कितना था 1/2 था और M2 का वैल्यू 1/4 था। अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं तो आप लोग के बीच में आएगा 20/3। अब 20/3 को भी तोड़ते हैं तो 6.7 आएगा, 6.67 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी कि ऑप्शन नंबर चाहिए तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यानी इसका जो त्वरण आया 6.67 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग के बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में ये रहा, एक कार का सॉरी यहाँ पे आप लोगों को 2-3 कंसेप्ट और मैं बता देना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता देना चाहूँ। बल का जो मात्रक होता है ऑलमोस्टली आप लोग पढ़ेंगे, बल का जो मात्रक होता है यानी न्यूटन होता है। एक न्यूटन का जो वैल्यू होता है वह 10⁵ डायन होता है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक न्यूटन में होता है 10⁵ डायन होता है। वही आगे बातें करना चाहते 1 kg F यानी 1 kg F का वैल्यू निकालेगा तो इसका जो वैल्यू होता है 9.8 न्यूटन होता है, 9.8 न्यूटन होता है। क्लियर है, और वही बातें करना चाहते हैं 1 ग्राम पर एफ फोर्स निकालेगा तो इसका वैल्यू तो 980 डाइन होता है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है। तो देखिए एक कार का पहिया जो सड़क पर चल रहा सबसे ज़्यादा उसमें जो होगा याद रखिएगा स्थैतिक घर्षण होगा। क्या होगा स्थैतिक घर्षण होगा, उसके बाद काइनेटिक घर्षण होगा और सबसे कम होता है रोलिंग घर्षण होता है। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, याद रखिएगा संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है जो गति करने में वस्तु का विरोध करता है। इसे ही बोलते हैं घर्षण बल। और घर्षण बल जो हमें लगता है वो हमेशा वस्तु के विपरीत दिशा में लगता है। इसके साथ साथ आप लोग याद रखिए जो घर्षण बल होता है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अभिलंब बल लगता है यानी आर बोलते हैं। अब यहाँ से सॉल्व किए तो एफ बराबर आता है घर्षण गुणांक बाय आर करते हैं। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, न्यूटन के गति के तृतीय नियम में कार्य बल व प्रतिकारी बल क्या होता है। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े थे। देखिए टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है एक ही बल पर कार्य करता है। यानी कि ये आप लोग आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर बी होगा। न्यूटन के तीसरे गति नियम से कार्य बल व प्रतिकारी बल भिन्न पिंडों पर कार्यरत होते हैं, समान समान बल लगाते हैं यानी समान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है, याद रखिएगा। अब इसके साथ साथ देखिए इसका एग्जाम्पल अगर बोलेगा ना तो बंदूक से गोली निकलने पर बंदूक की गोली के विपरीत दिशा में गतिमान करना, ये आप लोग का न्यूटन का तीसरा गति का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम लोग देखना चाहते हैं इसमें क्या क्या लिख रहा था। तो फ्रेंड इसमें आप लोग को जो क्लिक करना पड़ेगा आप लोग को इस टाइप से नहीं करना। सबसे पहले याद रखिएगा क्वेश्चन क्या लिख रहा, न्यूटन की गति के तृतीय नियम में कार्य बल व प्रतिकारी बल क्या होता है। सबसे पहले याद रखें या भिन्न पिंडों पर कार्यरत होता है, पहला ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इसके साथ साथ एक ही पिंड पे कार्यरत होते नहीं, एक ही पिंड पे कार्यरत नहीं होते, सदैव बराबर नहीं होते, नहीं बराबर नहीं होते, इसमें बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 सही होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है, तो राइट आंसर 1 और 4 होगा यानी ऑप्शन 1 और 4 आप लोग का सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा प्रभात एक निश्चित गति से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज गति से साइकिल चलाता है तो वह गंतव्य तक पहुंचने में 4 घंटे कम समय लेता है। तो प्रभात ने वास्तव में साइकिल कितने किलोमीटर प्रति घंटा से चलाई है। और मोस्टली फ्रेंड्स अगर आप लोग बनाते हैं तो सबसे पहले देखिए प्रभात एक निश्चित दूरी से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है।
वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज गति से साइकिल चलाता तो वह गंतव्य तक पहुंचने से पहले 4 घंटे का कम समय लेते। और मोस्टली देखिए समय सबसे पहले 4 घंटा का समय ले रहा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे टोटल दूरी था 240 था, हम लोग समय क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये आप लोग का x+3 कर देंगे। अब आप लोग इसको सॉल्व कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ऑलमोस्टली ऑप्शन से पुट करके बनाते हैं तो देखिए 12 आ जाएगा। तो राइट आंसर होगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइए तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नहीं तो इसके लिए एक और ट्रिक होता है। देखिए सबसे पहले जो दूरी था आप लोग दूरी रख दीजिए। सबसे पहले मान लीजिए कि आप लोग का स्पीड एक्स मान लें। क्लियर है। फिर देखिए आप लोग का 3 किलोमीटर अधिक हो रहा था, ये 3 किलोमीटर अधिक कर देंगे। और मोस्टली देखिए दोनों का डिफरेंस 3 ले देंगे और समय कितना ले रहा, 4 ले रहा। और हम लोग इसमें देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग पुट करना चाहते हैं। मान लीजिए एक्स का वैल्यू हम लोग कितना लाए थे, 12। आप 12 पुट करके देखिए, मान लीजिए 12 है, फिर 12×3 = 15 बटा कीजिए 3×4। अब आप सॉल्व कीजिए तो देखिए 3 का पावर में 15 5 बार में आता है। क्लियर है। 12×5 = 60 240। तो इस फार्मूला से आप लोग काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। मैं 2 तरीका बता दिया हूँ। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन ही रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच में क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बीच में मैथ्स का क्वेश्चन आगे देखिए। उस कलावधि को ज्ञात करें जिसमें 1000 के मूलधन पर वार्षिक 10% ब्याज दर से 331 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। ऑलमोस्टली फिर सबसे इजी क्वेश्चन है, आप लोग को 10% की ब्याज की दर से हो रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 10% हम लोग 10 को सबसे पहले तोड़ेंगे फ्रैक्शन में। तो इसको तोड़िएगा तो 1/10 के रूप में आएगा। क्लियर है। अब इसका बेसिक प्राइस यानी प्रिंसिपल कितना है, 10 है। और इसमें कितना रुपये इंक्रीज करा, 1 रुपये। तो यानी कि देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए अमाउंट निकालेगा तो 11 रुपये हो जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 10 कर देंगे और हम लोग यहाँ पे 11 करेंगे। क्लियर है। अब हम लोग क्या बोलेंगे, 1000 लाना है। 1000 लाना है तो ऑलमोस्टली आप लोग जानते हैं इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग 11 को भी क्या करेंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 10 को 3 टाइम्स किया तो 1000 आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 331 आ गया। क्लियर है। अब देखिए दोनों के बीच CI का भी वैल्यू निकालिए तो कितना आ गया, 331 आ गया। तो ऑलमोस्टली बोल रहा था इसमें क्या आप लोग को निकालना था, समय निकालना था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या किया, 3 बार आप लोग को निकाल सकते देखिए, 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम्स। तो इस टाइप से आप लोग सॉल्व कर सकते थे। चलिए नहीं समझ में आया तो आप लोग इस टाइप से भी कर सकते। देखिए सबसे पहले 1000 था, हम लोग 1000 कर दिए, यहाँ पे टाइम कर देंगे। ऑलमोस्टली देखिए 331 चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर रहा था तो हम लोग 1000 में 331 को ऐड कर देंगे। अब बताइए ये दोनों क्या है, क्यूब रूट है, किसका है, 3 का है। तो ऑलमोस्टली देखिए ये आप लोग का 10 का आ रहा था और ये कितना का आ रहा है, 11 का आ रहा था। इसके अकॉर्डिंग भी आप लोग काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर सकते। देखिए ये 3 का क्यूब रूट है ना, तो 3 वर्ष आप लोग का राइट आंसर आ जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की आय बी की आय से 125% अधिक है और सी की आय ए और बी की कुल आय से 60% कम है। तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगा। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग बना भी लिए होंगे इसे। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को क्या बोल रहा है, ए की आय बी की आय से 125% अधिक है। तो सबसे पहले बी की आय से बोला तो बी की आय मान लीजिए 100% मान लीजिए। क्लियर है। तो ए के लिए हम लोग क्या मानेंगे, 125 मानेंगे, सॉरी 125% अधिक है। तो देखिए ये तो 100 था, ऑलमोस्टली 125% अधिक है, यानी 125 कर देंगे तो टोटल ऐड कीजिए तो 225 आएगा। हम लोग सिंपल में एक ही जगह पे हम लोग 225 को लिख देते हैं। देखिए यहाँ से मैं कैंसिल किया हूँ। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 225 लिखेंगे। आई होप आप लोग को यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे सिंपल में हम लोग 225 लिख दिए। क्लियर है। यानी कि बी का ए का कितना आ गया, 225 आ गया। इसके बाद बोला सी की आय ए और बी की कुल आय का से 60% कम है। तो ये दोनों को अगर आय को ऐड करते हैं तो देखिए दोनों को अगर आय को ऐड करते हैं तो 325 आ रहा है। क्या आ रहा है, 325 आ रहा। तो यहाँ पे सी के बारे में बोल रहा कि 60% इससे कम है। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड 325 में से आप लोग 60% घटाइएगा तो आप देखिए यानी 325 है, इसमें 60% घटा देगा यानी कि 40 बाई क्या लिखेगा, 100 लिखेगा। अब यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग बीच में आएगा 130 आएगा। क्या आएगा, 130 सी का आ गया। क्लियर है। अब क्वेश्चन लिखा सी की आय को ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए ए की आय कितना है, 225 रुपया, 225 है। क्लियर है। वही बात देखिए ए की आय 225 है और भाई सी का आय कितना है, 130 है। तो दोनों के बीच डिफरेंस अगर देखिएगा तो 95 आएगा। कितना आएगा फ्रेंड, 95 आएगा। और कंपेरिजन करना था ए से तो ए का वैल्यू कितना था, 225 था। तो इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। ऑलमोस्टली इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 42.2% इसका राइट आंसर आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा तो 42.2 यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है, एक दुकानदार ने 2 अलग अलग कंपनियों में 10,500 रुपये में 2 प्रिंटर खरीदे। वह एक प्रिंटर को 20% के लाभ पर और दूसरे प्रिंटर को 10% हानि के नुकसान पर बेचता है। ऐसा करने पर उसे पता चला कि दोनों प्रिंटर का विक्रय मूल्य समान है। उसे
तो उसे शुद्ध लाभ या हानि की गणना करें। ऑलमोस्टली फ्रेंड इसे आप लोग ट्रिक से बना सकते हैं, क्लियर है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बनाना है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग को इस टाइप्स का क्वेश्चन रहेगा ना। देखिए यहाँ पे एक हम लोग को 20% लाभ के लिए बोल रहा, एक पूरा आप लोग का 10% नुकसान के लिए बोल रहा। अब आप लोग बीच में जीरो कर दीजिए। अब देखिए यहाँ से सॉल्व कीजिए, यहाँ पे 10 रेशियो आ गया, यहाँ पे 20 रेशियो आ गया, टोटल कीजिएगा तो 3 रेशियो आ गया। तो थ्री रेशियो का वैल्यू लिख रहा 10500 लिख रहा। तो हम लोग एक रेशियो का वैल्यू अगर निकालेंगे तो देखिए 3 3 9 3 5 यानी 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा तो 3500 आ जाएगा। कितना आएगा 3500 आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आप लोग बना सकते हैं अच्छे से, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। एक रूम कूलर का अंकित मूल्य 4500 रुपये और यह 15% ऑफ सीजन पर छूट उपलब्ध है। दुकानदार ने एक और छूट देकर उस कूलर को 3519 में बेच दिया, तो दूसरी छूट का प्रतिशत कितना होगा। सबसे पहले हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, देखिए आप लोग को मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए अंकित मूल्य कितना लिख रहा है 4500 रुपया। अब 15% के सीजन ऑफ पे छूट देता है, तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले ये देखिए 15% है, तो हम लोग क्या करेंगे 15% दे देंगे। अब इसको आगे तोड़िए तो यहाँ लिखेंगे 3/20 करेंगे। क्या लिखेंगे 3/20, यानी कि देखिए 20 से हम लोग को 3 रुपये छूट देना है, तो 20 से 17 कर देंगे। तो देखिए इसी यूज को हम लोग करें, यानी 20 रुपये से हम लोग क्या करेंगे 3 रुपये छोड़ देंगे, यानी 17 हो गया, क्लियर है। अब देखिए ये 15 रुपये छूट दे दिया, बोला एक और छूट देकर उस कूलर को, यानी एक और छूट दे रहा है। तो ये आप लोगों को छूट तो नहीं पता, चलिए रहने दिए। तो आप लोग बोल रहा इसका अंकित मूल्य कितना लिया रहा है 4500 रुपये, 4500 बोल रहा, वही आप लोग का बोल रहा इसका, यानी कि सीपी का वैल्यू लिखा 3519 बोल रहा। और आप लोग को सॉल्व करके बनाना, यानी कि 20 को आप लोग कितना से मल्टीप्लाई कीजिए कि 4500 आएगा। ऑलमोस्टली अगर आप लोग 22.5 से गुना करते हैं तो कितना आएगा तो 4500 आ जाएगा, क्लियर है। उसी प्रकार 17 को भी गुना कीजिएगा, तो इस प्रकार अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो राइट आंसर आएगा 8% आएगा। क्या आएगा 8%। देखिए एक और ट्रिक से मैं बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले इसका फॉर्मूला बेस्ड बनाइए। देखिए एसपी का वैल्यू कितना 3519 लिख रहा है, क्लियर है। और एमपी का वैल्यू लिख रहा 4500। पहला छूट देख रहा 15%, यानी कि हम लिखेंगे 85/100 लिखेंगे। अब अगला के लिए हम लोग क्या करेंगे 100 माइनस एक्स मान लेंगे, यानी 100 माइनस एक्स बाय 100 कर देंगे। अब इस टाइप से आप लोग सॉल्व कीजिएगा फ्रेंड्स। तो अगर आप लोग देखिए 0 0 कैंसिल हो, 0 0 कैंसिल हो गया। और मोस्टली आप लोग को यहाँ पे अनुसार सॉल्व करते हैं तो एक्स का जो वैल्यू आएगा वो 8% आएगा। क्या आएगा 8%। तो आप लोग काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में एक्स लाइन को पहचानना है। तो फ्रेंड्स आप लोग को एक्स लाइन, यानी जो आप लोग का ये जो एक्स पॉइंट है इसको पहचानना है। तो ऑलमोस्टली आप लोग देख सकते हैं ये जो आप लोग का एक प्रकार का सिमेट्री लाइन है। क्या ये दिए गए ड्राइंग में जो एक्स जो है ना आप लोग एक सिमेट्री लाइन है, तो ऑप्शन है बिल्कुल। तो ये आप लोग एक सिमेट्री लाइन है, यानी ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। ये एक प्रकार का सिमेट्री लाइन को प्रदर्शित करता है, क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिए एक प्रकार का यह काल्पनिक रेखा भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, यदि कोई रेखा एच पी के समांतर और वीपी से झुकी है तो इसका कौन सा दिश एक्स वाई के समांतर होगी। सबसे पहले याद रखिएगा, देखिए आप लोग को बनाइएगा तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा, यानी सम्मुख दृश्य होगी। क्या होगी सम्मुख दृश्य होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कुल कितनी सतह होती है। ऑलमोस्टली फ्रेंड देखिए आप लोग एक त्रिभुजाकार प्रिज्म बनाते हैं तो देखिए अगर आप लोग बनाते हैं तो ऑलमोस्टली देखिए इस टाइप से आप लोग बनाए होंगे, क्लियर है। तो हम लोग अगर बनाते हैं तो इस टाइप से आप लोग बना भी लिए होंगे अब तक। देखिए इस टाइप से अगर बनाते हैं तो अब आप लोग को बोला कुल कितनी सतह होती है। तो देखिए सबसे पहले अगर आप लोग फोकस करते हैं तो इस यहाँ पे क्लियर, तो इसमें फ्रेंड्स याद रखिए देखिए कितने सतह हो रहा है। देखिए इसमें एक हो रहा, क्लियर है। फिर देखिए 2 हो रहा, फिर आप लोग का 3 हो रहा, फिर आप लोग का इसी में लेकर 4 लिख रहा है, ये 5, यानी कुल सतह कितना रहा 5 सतह। तो ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। तो ऑलमोस्टली इसका जो राइट आंसर होगा एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कुल सतह की संख्या कितनी होती है 5 होती है, क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिएगा इसमें 2 जो होता है आप लोग का त्रिभुजाकार होता है। क्या होता है 2 आप लोग का त्रिभुजाकार होता है, 2 होता है आप लोग का त्रिभुजाकार होता है, और वही 3 जो होता है वो आयताकार होता है। ऑलमोस्टली भी मैं दिखा दिया था। तो टोटल अगर बात ये करना चाहते हैं तो 5 होता है, और त्रिभुजाकार की बात करते तो 2, और आयताकार की बात करते तो 3 होता है, क्लियर है। चलिए अब याद रखें यदि 2 त्रिकोणीय आधारों और 3 आयताकार भुजाओं से बना एक प्रिज्म ही कहलाता है, इसे पंचफलक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को देखिए 170 का लिख रहा है, 145, फिर 113, 81, 49। आप लोगों को बीच में देखना है कि क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। ऑलमोस्टली देख रहे हैं सारे में -32 का डिफरेंस आ रहा। तो 49 में से हम लोग 32 को माइनस करेंगे तो आप लोग के बीच आंसर आएगा 17 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है ये। तो देखिए पी क्रॉस क्यू का वैल्यू लिख रहा है, सॉरी यहाँ पे आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऑलमोस्टली देखिए आप लोग को ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप लोगों को पुट ऑन करना पड़ेगा। सबसे पहले क्रॉस के लिए लिखा था ए बी का भाई, यानी पी जो आप लोग का है वह क्यू का क्या है भाई है, तो हमने पी को क्यू का भाई कर दिए, क्लियर है। फिर लिख रहा भागा, तो भागा का वैल्यू आप लोग देखिएगा तो ए जो है बी की पत्नी है, यानी
क्यू जो है ना आप लोग का एच की पत्नी है, तो ये मान ली पत्नी है, तो ये क्या हो गया, पति हो गया। अब दोनों के बीच में ये पति और ये पत्नी का रिलेशन हो गया, क्लियर है। फिर आप लोग को लिख रहा है देखिए प्लस में, तो प्लस जो आप लोग को शो करा ए बी का पिता है, यानी एच जो है वो आप लोग का डी का पिता है, तो हम लोग यहाँ पे डी का पिता कर दिए। फिर माइनस का सिंबल में लिख रहा है ए बी की बहन है, यानी डी जो आप लोग का बी की बहन है, यानी ये आप लोग का माइनस में कर सकते हैं, क्लियर है, बहन है। फिर आप लोग लिखा प्लस के रूप में लिख रहा है आप लोग का ए बी का पिता है, यानी बी जो है ना आप लोग का सामने लिखिएगा, बी जो आप लोग का एम का पिता है, यानी ये प्लस है और ऑलमोस्टली ये दोनों भाई बहन था। तो हम लोग को बोल रहा पी का पी से क्या संबंध है, यानी कि फ्रेंड्स आप लोग को इसका यानी बी का रिलेशन आप लोग को निकालना है पी से। तो आप लोग खुद से देखिए क्या निकल रहा। ऑलमोस्टली अगर आप लोग देखते हैं तो सिंपल में ये बहन का बेटा निकलेगा, क्या निकले देखिए ये तो यानी ये बहन का बेटा निकलेगा। तो राइट आंसर कीजिए, तो ये बहन का बेटा होगा, बी जो होता है ना पी के बहन का बेटा हो गया। देखिए आप लोग को यहाँ से ये बहन था इस प्रकार, तो आप लोग बहन का बेटा ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग राइट आंसर कीजिएगा। चलिए अब 17 क्वेश्चन हो गया, अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। तो आप लोग का आगे वेन डायग्राम का क्वेश्चन, सभी आर टी है, कुछ एक्स आर है। तो देखिए सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सभी क्या है, आर क्या है, टी है, तो हम लोग यहाँ आर मान लेंगे, तो सभी आर को हम लोग टी मान लेंगे, तो इस टाइप से बना सकते हैं। फिर बोल रहा कुछ एक्स आर है, तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, कुछ एक्स को आर मान लेंगे, तो देखिए कुछ एक्स को हम लोग आर मान लेंगे, इस टाइप से आप लोग बनाइए। अब बोल रहा कोई टी आर नहीं है, देखिए कोई टी आर नहीं, और मोस्टली देख सकते हैं कोई टी आर है, तो पहला आप लोग क्या कीजिए कैंसिल कर देंगे। सेकेंड बोला कुछ आर एक्स है, तो कुछ आर एक्स है बिल्कुल है। फिर बोला कोई एक्स टी नहीं है, तो कोई एक्स टी नहीं है, और मोस्टली देख सकते है, तो ये भी आप लोग का बीच गलत है। तो ओनली आप लोग का केवल निष्कर्ष दो सही करता था, जो कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं, केवल निष्कर्ष दो सही करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कुट भाषा में बी आई बी का को 36 लिखा जाता है और बी ओ जी को 210 लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में ई बी बी को कैसे लिखा जाएगा। और मोस्टली फ्रेंड्स आप लोग को देखिए बी आई बी लिख रहा ना, तो बी का अल्फ़ाबेट में 2 होता है, उसी प्रकार आई का 9 होता है, और फिर बी का होता है 2, तो आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ रहा है 36 आ रहा है, क्लियर है। जस्ट लाइक सेम बी का क्या होता है 2, ओ का होता है 15 और जी का होता है 7, मल्टीप्लाई कीजिए तो 105 आएगा, यानी इस कॉम्बिनेशन के आधार पर बैठ गया। तो हम लोग क्या करेंगे ई बी बी का बोल रहा है, ई बी बी का, तो ऑलमोस्टली देखिए ई का वैल्यू होता है 5, बी का वैल्यू होता है 2, और फिर बी के लिए 2 होता है 5 दूनी 10 दूनी 20 हो गया। तो ऑलमोस्टली राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरन साग भच्छी और चीता, सबसे पहले क्या कीजिएगा, देखिए हिरन, हिरन जो होता है एक प्रकार का शाकाहारी, तो ये शाकाहारी के हैं, और उसी में लोग साग भच्छी को कर दिए, क्लियर है। अब चीता एक अलग होता है, तो इस टाइप से आप लोग को बनाना पड़ेगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सेटिस्फाइड कर रहा है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक अदिश राशि नहीं है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स सबसे पहले हम बातें करना चाहते हैं अदिश राशि के बारे में। अदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें केवल आप लोग का परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, तो उसे बोलते हैं अदिश राशि। तो देखिए चाल, चाल एक प्रकार का अदिश राशि है, बल एक प्रकार का सदिश है, दूरी एक प्रकार का अदिश है, और समय भी अदिश है। तो यहाँ पे बोला कौन एक अदिश राशि नहीं है, तो नहीं है तो आप लोग का बल, क्योंकि फ्रेंड ऑलमोस्टली आप लोग जानते हैं बल में क्या होता है, दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है। बल में आप लोग का दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है, इसलिए बल को, इस बल को हम लोग क्या बोलेंगे, तो बल को ऑलमोस्टली हम लोग क्या बोलेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बिल्कुल बल को हम लोग बोलेंगे सदिश राशि, क्या बोलेंगे सदिश राशि, क्लियर है। चलिए अब बातें करना चाहते हैं बल के बारे में। सबसे पहले याद रखिएगा बल, तो बल जो होता है संवेग में परिवर्तन की दर को लोग बल कहते हैं, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। संवेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं, यानी डीपी बाय dt को हम लोग बोलते हैं बल। आईसी का फॉर्मूला होता है एम ए, एफ बराबर क्या होता है एम ए, इस टाइप से आप लोग को याद करना पड़ेगा। इसका ऐसे हमारा क्या होता है न्यूटन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो इसका क्या अर्थ होता है। और मोस्टली फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जब भी बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो इसका अर्थ होता है आंधी या झंझावट की संभावना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिएगा, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता, मान लो धीरे 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 नीचे गिर रहा, तो इसका अर्थ होता है वर्षा होने की संभावना, धीरे धीरे अगर नीचे गिरा तो ये वर्षा होने की संभावना होता है, क्लियर है। वही बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा, देखिए ये धीरे 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 ऊपर चढ़ रहा, तो ऊपर धीरे धीरे चढ़ता है तो समझिए मौसम साफ हो रहा है, क्या हो रहा है, ये मौसम साफ हो रहा है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लिख रहा जब दो बैरोमीटर का खोज किया था टोरिसली नामक साइंटिस्ट ने, जब कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनिक बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा कौन सा आधारभूत बल है जो दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, गुरुत्वीय और नाभिकीय, यानी कि गुरुत्वीय और नाभिकीय। याद रखिए गुरुत्वीय और नाभिकीय बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिए, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और याद रखिएगा न्यूटन द्वारा प्रतिपादित उपयुक्त नियम न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहलाता है।
सीपीयू क्या होता है? ऑलमोस्टली फ्रेंड्स सबसे पहले सीपीयू का फुल फॉर्म जानिए। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये होता क्या है? तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, ये एक प्रकार का क्या होता है? नियंत्रक यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट और प्राथमिक स्टोरेज होता है। यानी कि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आप लोग सी को क्लिक कर सकते हैं। यानी कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, प्राइमरी स्टोरेज होता है। क्लियर है? तो ये तीनों चीज़ होता है इसमें। इसके साथ साथ याद रखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू को प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक चिप है जो डाटा के इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। क्लियर है? इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहता है। क्वेश्चन आता है कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? तो सीपीयू को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने हाथों में डंबल लेकर हाथों को फैलाए एक घूमती हुई मेज पर खड़ा है। वह एकाएक अपने हाथों को अपने सीने की ओर खींच लेता है, तो मेज का कोणीय वेग क्या होगा? तो फ्रेंड्स याद रखिए, एक व्यक्ति अपने हाथों में डंबल लेकर हाथों को फैलाए एक घूमती हुई मेज पर खड़ा है, तो वह एकाएक अपने हाथों को सीने की ओर खींच लेता है, तो कोणीय वेग बढ़ जाएगा। क्या होगा? ये बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? बातें करना चाहते हैं कोणीय वेग का। और मोस्टली फ्रेंड देखिए, कोणीय संवेग का जो फॉर्मूला होता है एम वी आर होता है। क्या होता है? एम वी आर होता है। अब यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 में आ चुके हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या आ गया। यदि एक धन आवेशित को निम्न विभव के क्षेत्र में उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है, तो विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगा? तो फ्रेंड्स याद रखना, जब भी एक धन आवेशित को निम्न विभव के क्षेत्र में उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाएंगे, तो इसका विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। तो राइट आंसर कीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिए, यानी इसका बढ़ती है। क्लियर है? इसके साथ साथ याद रखिएगा, एक विद्युत आवेश द्वारा अपनी स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य कहलाता है विद्युत स्थिति ऊर्जा कहलाता है। क्लियर है? इसके साथ साथ याद रखिए, विद्युत स्थिति ऊर्जा एक प्रकार की अदिश राशि। क्वेश्चन आता है कैसी राशि है? तो आप लोग हमेशा याद रखिए, एक प्रकार की यह अदिश राशि है। कैसी राशि है? एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है? और इसमें यह भी याद रखिएगा, इसका स्थिति ऊर्जा का जो वैल्यू होता है Q1 इंटू Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन KR होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धातु के एक छड़ को दोनों सिरों पर गर्म किया जाता है, तो धातु पर प्रवाहित ऊष्मा निर्भर नहीं करता है। सबसे पहले इसमें याद रखिएगा, देखिए सबसे पहले एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। देखिए, धातु के छड़ को दोनों सिरों पर गर्म किया जाता है, तो इस पर ऊष्मा निर्भर नहीं करता। देखिए, इसके लिए एक फार्मूला होता है, सबसे पहले dQ/dt देख लीजिएगा। इसको फार्मूला याद कर लीजिए। dQ/dt का जो फार्मूला था, काट याद कर लीजिए। देखिए, के ए लिखिएगा, फिर डेल चेंज इन टेम्परेचर बाय, हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे? लेंथ भी कहते हैं। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे dx भी कर सकते हैं। क्लियर है? इसके साथ साथ लेंथ भी समझ लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, किस पे निर्भर नहीं करती है? तो ऑलमोस्टली देखिए, सबसे पहले अगर आप लोग देखिएगा तो के पे निर्भर करे। के फोर स्थिरांक होता है, ए फोर होता है एरिया, और dt/dx को बोलते हैं तापमान प्रवणता की दर पे। ये तीनों पर निर्भर करती है। क्लियर है? तो देखिए ऑप्शन लिख रहा, छड़ के पृष्ठ के क्षेत्रफल पर। और मोस्टली आप लोग देखिए, मैं आप लोग को फार्मूला जो लिखा था, देखिए काट याद कर लीजिए। के ए लिखिएगा, फिर डेल टी लिखिएगा, बाई क्या लिखिएगा? dx कर दीजिए। तो देखिए, ये A4 क्या होता है? तो ऑलमोस्टली मैं अभी आप लोग को बताया, A4 होता है एरिया। तो देखिए, एरिया पे तो निर्भर कर रहा है ये। फिर छड़ के द्रव्यमान, देखिए इसमें द्रव्यमान कहीं है? नहीं है, तो इस पर ये निर्भर नहीं करता है। फिर बोले समय, तो देखिए समय आप लोग का है ये। फिर बोला तापमान में अंतर, तो ऑलमोस्टली चेंज इन टेम्परेचर ये आप लोग का होता है। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छड़ के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? और जो मैं फार्मूला बताया उस चीज़ को याद रखें, उससे काफ़ी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बना सकते हैं। 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे? सबसे पहले असली मसाले सच सच MDH। इस फार्मूला को आप लोग यूज कीजिए। यानी कि फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ऑलमोस्टली आप लोग पढ़ेंगे MDH। तो देखिए, इसमें मैन कितना 18 है, फिर डी कितना है? तो डे यानी देखेंगे 15 है, और एच कितना था? तो 6 था। ये हम लोग कर देंगे, इक्वल करेंगे। अगला एम कितना? 12। डी का वैल्यू ऑलमोस्टली आप लोग देख सकते हैं, डी आप लोग को निकालना, तो डी रहने दिए। और एच का वैल्यू लिखा था 10 घंटा, और आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए कैंसिलेशन करते हैं। देखिए 10 का पहाड़ा में कोई कैंसिल हो रहा नहीं। देखिए 6 का टेबल में 12 दो बार में कट गया, फिर 2 का पहाड़ा में 18 9 बार में कट गया। अब हम लोग कैंसिल करें। 5 का पहाड़ा में 10 2 बार में, 5 का पहाड़ा में 15 3 बार में आ गया। अब यहाँ से कैंसिल कीजिएगा, नहीं कर कैंसिल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको और भी सॉल्व करेंगे। तो ऑलमोस्टली देखिए 3 तिया 9 तिया कितना हो गया? 27। 27 बराबर देखिएगा, तो 2 डी आ रहा है, हमें डी का वैल्यू निकालना है। तो 27 को 2 से डिवाइड कीजिए, तो 13.5 आएगा। यानी राइट आंसर देखा जाए तो 13.5 लिख सकते हैं, या फिर 13.1/2। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, तो 13.1/2 दिया हुआ है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? MDH का मसाला का फॉर्मूला है ये। अगला, 7560 रुपये की धनराशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि यदि उसके हिस्सों में से क्रमशः 400 रुपये, 300 रुपये और 260 रुपये कम कर दिया जाए, तो उसके हिस्सों का अनुपात 4:2:5 हो जाता है। तो बी के हिस्से की मूल धनराशि कितनी होगी? सबसे पहले इसके लिए आप लोग क्या कीजिए, देखिए घटा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ए का,
तो ए में कितना घटा रहे हैं, तो 400 रुपये, बी में 380 में 260 रुपये घटा रहे हैं। क्लियर है। अब इसके बाद रेशियो लिखा 4-2-5 का, तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड, देखिए इसी के अनुसार आप लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, देखिए इसके अकॉर्डिंग बनाइएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ए का रेशियो, तो हम लोग देखिए ए माइनस क्या करेंगे 400, क्या करेंगे ए माइनस 400 करेंगे। उसी प्रकार बी है, तो बी माइनस क्या करेंगे, ऑलमोस्टली आप लोग कर लिए होंगे 300 लिखिएगा। फिर देखिए सी में से क्या करेंगे 260 घटाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, अब क्लियर है। अब देखिए अब यहाँ पे आप लोग को दे रहा है इसका रेशियो का वैल्यू देखिए तो 4:2, देखिए रेशियो लिख रहा है आप लोग का 4x लिख रहा है, इसका वैल्यू देखिए तो 2x लिख रहा है, और ये आप लोग का 5x मान लें। क्लियर है। हम लोग क्या करें, ए का वैल्यू निकालेंगे। ऑलमोस्टली ए का अगर वैल्यू निकालते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, 4x से माइनस 400 था तो यहाँ प्लस हो गया। इसी प्रकार अगर बी का वैल्यू निकालते हैं हम लोग क्या करेंगे, आगे 2x करेंगे, ये माइनस है तो प्लस कर देंगे, यानी 300 कर देंगे। और सी का अगर निकालेंगे तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 5x प्लस 260 लिखेंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर है। हम लोग क्या करेंगे, तीनों का सम देखेंगे। तो ऑलमोस्टली अगर तीनों का आप लोग सम निकालते हैं तो देखिए 4 2 6 5, 4 2 6 5 11, यानी कि 11x आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 11x का वैल्यू प्लस 400 प्लस 300 700, 700 और 260 को ऐड कीजिए, यानी कि 960 आ रहा। तो यहाँ पे 9x 11x प्लस 960 बराबर, तीनों का सम ऑलमोस्टली देख रहे हैं कितना दिया था 7507, तो यहाँ लिख देंगे 7560 दिख रहा। और हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो ये देखिए 11x का वैल्यू निकालते हैं, 7560 में से 960 को घटाए तो 0 0, 15 में से 9 गया तो 6 बचेगा, यहाँ पे 6 कीजिए। और आप लोग सॉल्व किए, 11 का पारा में 66 आता, 6 बार में डबल 0, यानी कि 600 आएगा। x का वैल्यू कितना आ गया 600। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है बी के हिस्से के मूल राशि, तो देखिए बी का बोल रहा था, तो बी का आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ 2x प्लस 300 लिखा है। तो 2x यानी 600 को 2 से गुना के 1200 आ जाएगा। 1200 में आप लोग ऐड कर दीजिए, तो 1200 में हम लोग ऑलरेडी 300 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1500 आएगा। तो ऑप्शन है 1500, ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए ये आप लोग का बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, होपफुली आप लोग बना लेंगे। तो राइट आंसर आएगा 47/15 आएगा। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज रहा, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1728 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आयतन ज्ञात करें। सबसे पहले याद रखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला था 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर का वैल्यू लिख रहा 1728 लिख रहा। हम लोग सबसे पहले ए स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, तो होपफुली ए स्क्वायर का वैल्यू निकालिएगा तो 288 आएगा। क्लियर है। तो यहाँ ए का वैल्यू निकालिएगा, तो सिंपल में अंडर रूट निकालेगा, आप लोग को 288 लिखना पड़ेगा। अभी मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ 288 जो किसका वर्गमूल होता है, तो इसको अगर आप लोग निकालते हैं तो 12√2 का होता है, 12√2 का होता है, 12√2 सेंटीमीटर इसका आप लोग का ए आ गया। अब निकालना आप लोग को आयतन, ऑलमोस्टली आप लोग जानते हैं घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है। तो हम लोग क्या करें ए, तो ए का वैल्यू आप लोग लाए थे कितना 12√2 लाए थे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऑलमोस्टली का सॉल्व किया तो 3 4 5 6√2 आप लोग का आएगा, लास्ट में सेंटीमीटर क्यूब, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाते हैं तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, जॉन एक काम को 12 दिनों में और अंजू उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि वे इस पर 6 दिनों तक मिलकर साथ मिलकर कार्य करते हैं तो शेष काम का अंश क्या होगा। देखिए सबसे पहले देखिए हम लोग जॉन, तो जॉन एक कार्य को कितना दिनों में करती है 12, उसी प्रकार अंजू, अंजू 20 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कार्य कितना करें, देखिए टोटल कार्य कितना होगा, कुल कार्य 60 हो गया। तो जे, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जे की क्षमता क्या लिखा, जॉन की क्षमता 12 था तो 12 यानी इसका एफिशिएंसी 5 आ गया, और अंजू का कितना आ गया 3। अब देखिए दोनों मिलकर यानी टोटल 5 या 3 का था, दोनों मिलकर यानी कि देखिए दोनों मिलकर 6 दिन तक कार्य करता, तो 6 दिन कार्य किया। अब मिलकर कितना काट कर 8 काम कर रहा, तो 48 काम आप लोग के बीच में हो चुका है, यानी 48 यूनिट आप लोग के बीच में काम हो चुका है। और टोटल कार्य कितना था 60, तो 60 में से हम लोग 48 को माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा 12, और ऑलमोस्टली टोटल कार्य कितना था 60 था। तो आप लोग सॉल्व कीजिए तो कितना बचेगा, यानी कि पूरा शेष काम का हिस्सा यहाँ पे घटाइएगा, तो शेष काम क्या बचे 12, तो 12 को 60 से डिवाइड करिएगा कितना आएगा 1/5। ऑलमोस्टली इसका राइट आंसर आएगा 1/5, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय त्रिज्या दर्शाने की सही विधि क्या है। देखिए आप लोग को बोला स्फेरिकल रेडियस को दर्शाने के लिए, और मोस्टली फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताया था, देखिए स्फेरिकल के लिए एस लिखते हैं और रेडियस के लिए हम लोग आर लिखते हैं, ये लिख लीजिएगा। क्लियर है। इसके बाद आप लोग क्या कीजिए, कोई संख्या मान लीजिए 3 0 है तो इस टाइप से हम लोग लिखेंगे, ये आप लोग का गोलीय त्रिज्या को दर्शाने का तरीका होता है। क्लियर है। आप लोग इंग्लिश से उच्चारण कीजिए स्फेरिकल रेडियस, तो स्फेरिकल को एस मान लेंगे और आर मान लेंगे, रेडियस को अब 3 0 जो भी आप लोग का डिजिट रहेगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिखिएगा तो SR30, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं इसमें कुछ के बारे में। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को मैं जो जो बता रहा हूँ इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले गोले एवं गोले, बेलन एवं गोले के शब्द के रूप में सबसे पहले एक होता है व्यास। देखिए क्या लिख दिया भाई, देखिए सबसे पहले फ्रेंड एक होता है व्यास, तो व्यास को हम लोग जो डिनोटेट करते हैं प्रतीक होता है उसको इस टाइप से करते हैं। क्लियर है।
उसी में बातें करना चाहते हैं त्रिज्या के बारे में। तो ऑलमोस्टली मैं बताया था त्रिज्या को आर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। वही बातें करना चाहते हैं स्फेरिकल त्रिज्या, यानी कि गोलाकार त्रिज्या अगर बोलते हैं, देखिए लिखने में थोड़ा स्पेस हो रहा, तो गोलाकार त्रिज्या की बात करें तो एस आर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एस आर। वही बातें करना चाहते हैं वर्ग के बारे में, तो वर्ग काफ़ी अच्छा होता है। वर्ग के लिए आप लोग बोले तो इस टाइप से केवल कर दीजिए, ये वर्ग आप लोग का होगा, क्लियर है। वही गोलाकार व्यास बोलता है, देखिए गोलाकार आप लोग का व्यास, तो गोलाकार के लिए एस लिख दें और व्यास के लिए लोग फाई कर देंगे, इस टाइप से कर सकते हैं। वही बातें करना चाहते हैं त्रिभुज का, तो त्रिभुज को आप लोग केवल बना दीजिएगा, इस टाइप से आप लोग काफ़ी प्रतीक को बना सकते हैं, क्लियर है। चलिए यहाँ से मैं आप लोग को 6 प्रतीक को बता दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बारीक लाइन हमेशा ऑब्जेक्ट लाइन के समांतर खींची जाती है, तो देखिए एक बारीक लाइन हमेशा ऑब्जेक्ट लाइन के समांतर खींची जाती है, कौन सा, तो याद रखिएगा डायमेंशन लाइन हमेशा ऑब्जेक्ट लाइन के समांतर खींची जाती है, तो डायमेंशन लाइन है, ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दिया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्लियर है। यह ऑब्जेक्ट लाइन से 8 mm, यानी कि फ्रेंड यह ऑब्जेक्ट है ना 8 mm से दूरी पर खींची जाती है, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता देना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले इस टाइप से मान लीजिए कोई रे लिए, क्लियर है। अब देखिए जो बता रहा हूँ थोड़ा सा फोकस कीजिए ताकि आप लोग को काफ़ी अच्छा समझ में आए। देखिए इसमें हम लोग जो लेते हैं इस टाइप से थोड़ा लेते हैं, इस टाइप से लेते हैं, क्लियर है। अब देखिए एक्सटेंशन अगर लिखने के लिए बोलता है आप लोग को, तो देखिए इस टाइप से आप लोग को करना पड़ेगा। अब देखिए इस टाइप से आप लोग को करना पड़ेगा किनारे साइड में, क्लियर, ये होता है एक्सटेंशन लाइन, क्लियर है। और ये जो होता है आप लोग का डायमेंशन लाइन के रूप में हम लोग लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या लिख रहा, निम्न चित्रों में से कौन सा संपूरक कोण है। और मोस्टली फ्रेंड संपूरक कोण उसे कहते हैं संपूरक, तो संपूरक कोण उसे कहते हैं जिसमें यदि दो कोणों का योग याद रखिएगा, जिसमें दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो उसे बोलते हैं संपूरक कोण, क्या बोलते हैं, संपूरक कोण। और वही दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो उसे बोलते हैं पूरक कोण बोलते हैं, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो ऑलमोस्टली आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी अल्फा प्लस बीटा, देखिए ये दोनों का योग कितना है 180, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए वही बातें करना चाहते हैं, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बातें करना चाहते हैं। सबसे पहले ये जो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी लिख रहा है ये आप लोग का पूरक कोण है, और ये आप लोग का जो लिख रहा है इसे बोलेंगे समीपवर्ती कोण, क्लियर है। चलिए और ये आप लोग का अधिक कोण है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 तक बता चुके हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 चलते हैं। निम्नलिखित 4 आकृतियों में से तीन एक निश्चित प्रकार के समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न आकृति का चयन कीजिए। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग को भिन्न आकृति के चयन करना है, यानी कि 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए सबसे पहले आप लोग देखिएगा, तो ऑलमोस्टली आप लोग देख सकते हैं ये दोनों इसमें खुला हुआ, ये भी खुला हुआ, ये भी देखिए इस टाइप से जा रहा, ये भी आप लोग का इस टाइप से जा रहा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी को देखिए, यानी आकृति डी को छोड़कर अन्य सभी आकृति स्वयं का जल प्रतिबिंब बनाता है, बाकी डी जो है ना एक प्रकार का जल दर्पण प्रतिबिंब बना रहा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए सारे जो है ना, यानी कि देखिए इसको भी देख रहे हैं तो ये अपना क्या बना रहा है, जल प्रतिबिंब, ये भी अपना जल प्रतिबिंब बना रहा है, ये भी, लेकिन ये देख रहे हैं तो ये आप लोग का प्रतिबिंब यानी ये दर्पण प्रतिबिंब बना रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। 23, 33, 57, 101, 171। ऑलमोस्टली आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए सबसे पहले 23 से 10, 23 से 33 हो गया, 10 बढ़ गया, फिर 33 से 57, 24 बढ़ रहा, फिर यहाँ 57 से 101, 44 बढ़ रहा, फिर 101 से 171, 70 बढ़ रहा। फिर हम लोग देखेंगे दोनों का डिफरेंस देखिए तो लास्ट में कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आएगा 273, क्या आएगा 273। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए 4 शब्दों में से किन्हीं तीन एक निश्चित प्रकार की समानता और एक असंगत है, तो असंगत विकल्प की चयन करना, अपारदर्शी, साफ पारदर्शी या पारभासी। और मोस्टली फ्रेंड देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए अपारदर्शी को छोड़कर अन्य सभी इसके विपरीत शब्द है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइए तो ऑप्शन नंबर जाते हैं तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स देखिए आप लोग को बनाना है। सबसे पहले देखिए आप लोग को बोला 16, 96, 144, तो बोला तीन एक जैसा लेकिन एक अलग है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में जाते हैं। तो ऑलमोस्टली आप लोग देखिएगा सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए इसके लिए कोई ट्रिक है, 16 छक 96, 16 छक 96 हो गया, क्लियर है। फिर 16 9 144 ये हो रहा, फिर 5 छक 30 हो रहा, फिर 5 9 45 ये दोनों बढ़ गया। फिर देखिए 7 7 5 6 35 होना चाहिए, 7 छक 36 हो गया, और 6 9 54 ये भी सही होगा। और डी में देखिए, सी में तो देखिए हम लोग को क्या कर रहे हैं, देखिए मान लीजिए 16 है, 96 और 144 है, तो देखिए इसमें तरीका ये अपना रहे हैं। देखिए सबसे पहले 16 को हम लोग 6 से गुना करें, ऑलमोस्टली कितना 96, फिर 16 को हम लोग कितना से गुना करेंगे, यानी 16 को 9 से गुना करें तो कितना है 144। तो ये आप लोग का हर चीज़ में सेटिंग हो रहा है। देखिए सेकेंड में लिखते हैं 5 है, 30 है, फिर क्या लिख रहा है आप लोग के सामने 45 है, तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए। ऑलमोस्टली देखिए 5 को हम लोग कितना से गुना करेंगे, 30 आएगा 6, फिर 5 को हम लोग 9 से गुना करेंगे तो 45 आ गया, क्लियर है। इसी प्रकार हम लोग बातें करना चाहते हैं 13 का, तो 13 है, 78 है, फिर कितना लिख रहा है 104 है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले 13 छक 78 होता है, फिर 13 को 9 से गुना करेंगे तो 104 आएगा, नहीं आएगा, तो 13 9 117 होता है, तो देखिए ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग जाएगा तो ऑप्शन नंबर काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। देखिए
40 नंबर क्वेश्चन को होपफुली आप लोग खुद से बनाइएगा तो राइट आंसर क्या आएगा, देखिए माइनस और डिवाइड को सेटिंग कीजिएगा तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम अपने दोनों हाथों को हैंडल बार पर रखकर एक मोड़ पर साइकिल चलाते हैं तो क्या आरोपित होती है। और मोस्टली फ्रेंड देखिए, जब भी आप दोनों हाथों को हैंडल बार पर रखकर एक मोड़ पर साइकिल चलाते हैं तो उसमें एक बल यानी कि बल युग्म कार्य करेगा। तो क्या करता है, बल युग्म कार्य करता है। क्लियर है। तो इसी को हम बोलते हैं कपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड, कपल बोलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक उपग्रह पृथ्वी के परितः दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, दीर्घ वृत्ताकार में जो चक्कर लगाता है ये आप लोगों को जो नियम दिया था कैप्लर्स लॉ दिया था। क्लियर है। तो वो रहा, एक उपग्रह पृथ्वी के परितः दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो इसकी चाल क्या होगी। हमेशा याद रखिए, जब भी ये दीर्घ वृत्ताकार में लगाए तो इसकी चाल जो होता है पृथ्वी के निकटतम होने पर अधिकतम होती है। तो पृथ्वी के निकटतम होने पर क्या होगी, अधिकतम होगी। यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए सलग देखिए, आप लोग को इसमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड, देखिए तुल्य प्रतिरोध निकालना है। यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस है ये। अब ये देखिए दोनों आप लोग का पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो हम इसको तोड़ देंगे। तो सिंपल में आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। तो ऑलमोस्टली देखिए यहाँ पे आ रहा एक, आ रहा कितना आ रहा, 1 ओम आ रहा। तो ये देखिए ये आप लोग का 2 ओम था और यहाँ पे हम लोग तोड़ दिए तो ये आप लोग का 1 ओम आ गया। तो 2 और 1 कितना आ गया, 3 ओम आ गया। तो राइट आंसर कीजिएगा। तो 3 ओम आपका राइट आंसर आ गया। यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिए। चलिए बातें करते हैं ओम के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ओम का जो सिंबल होता है इस टाइप से हम लोग करते हैं, इसे आर से डिनोटर करते हैं। क्या बोलते हैं, आर से। बातें करना चाहते हैं फिर आर का फॉर्मूला, तो आर बराबर जो होता है वी बटा आई होता है। वी बटा आई इसका फुल फॉर्म। तो देखिए भी को होता है विभवांतर का वोल्ट होता है और करंट का एम्पियर, यानी वोल्ट प्रति एम्पियर को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। क्लियर है। चलिए बातें करना चाहते हैं इसका डायमेंशनल सूत्र का। तो देखिए डायमेंशनल सूत्र आ सकता है, तो इसके लिए हम लोग ऑलमोस्टली जानते हैं एच बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। देखिए आई स्क्वायर आर टी होता है ना, तो हम लोग यहाँ से आर का डायमेंशनल सूत्र निकाल सकते हैं। आर बराबर निकालिएगा तो एच लिखिएगा, फिर क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर टी लिखिएगा। अब देखिए ऑलमोस्टली एच, तो एच यानी जूल, जूल का क्या होता है, एम एल टी। देखिए एम एल पर पावर 2 टी पर पावर -2 होता है। क्लियर है। उसी प्रकार करंट का क्या लिखे, एम्पियर, तो एम्पियर का 2 कर देंगे। और टाइम, टाइम का क्या होता है, ऑलमोस्टली फ्रेंड टाइम का टी ले देंगे। क्लियर है। अब आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ से अगर आप लोग निकालिएगा तो देखिए सबसे पहले एम है आपका, एम रहेगा एल। तो एल में देखिए यहाँ पे एक एल था तो ऊपर में जाएगा, तो एम यहाँ पर तो सही है ना, ए स्क्वायर टी। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सॉल्व कीजिए तो देखिए एल आपका ऑलमोस्टली एल ही स्क्वायर रहेगा। क्लियर है। अब देखिए टी पर पावर यहाँ पे -2 है, यहाँ पे ऊपर है तो ए 1 था तो ऊपर जाएगा तो -1, तो यानी -3 हो जाएगा। और ए के पावर क्या होगा, -2। ये आप लोग का देखिए ये क्वेश्चन आता है इसलिए मैं बता दिया हूँ। प्रतिरोध का डायमेंशन सूत्र आता है निकालने के लिए, इसलिए मैं इस चीज़ को बता दिया हूँ। यानी एम एल पर पावर 2 टी पर पावर -3 और ए पर पावर -2, ये क्वेश्चन आता है इसलिए मैं रिकॉल करवा दिया हूँ। चलिए किसी द्रव्य का वाष्पन दर किस पर निर्भर करती है। और मोस्टली फ्रेंड्स याद रखिए, किसी द्रव्य का वाष्पन की दर निर्भर करती है द्रव्य के तापमान पर, द्रव्य के तापमान पर, फिर चारों ओर की वायु के ताप पर, फिर द्रव्य की सतह के क्षेत्रफल पर। यानी ऑलमोस्टली उपरोक्त सभी होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ के 8 ग्राम द्रव्यमान का ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए यदि 15 जूल ऊष्मा की आवश्यकता है तो पदार्थ का विशिष्ट ऊष्मा क्या होगा। सबसे पहले ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े होंगे विशिष्ट, सबसे पहले यहाँ पे देखिए एम, तो ऑलमोस्टली देख सकते हैं एम का वैल्यू कितना लिख रहा है, 5 ग्राम लिख रहा है। क्लियर है। चेंज इन टेम्परेचर, यानी चेंज इन टेम्परेचर लिखिएगा तो 10 डिग्री सेल्सियस लिख रहा है, मैं लिख दिया हूँ। उसके साथ साथ क्यू लिख रहा है, यानी हीट जो लिख रहा है आप लोग का 15 जूल लिख रहा है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एम होता है एम सी डेल्टा टी होता है, एम सी डेल्टा क्यू लिख सकते हैं। अब यहीं से आप लोग को सी का वैल्यू निकालना है, तो सी का अगर वैल्यू निकालेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सी बराबर लिखेंगे, आगे क्यू लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे एम लिखेगा, फिर डेल्टा क्यू लिखेगा। और आप लोग निकालिए सी का, क्यू का वैल्यू ऑलमोस्टली 15 देख रहे थे, एम का वैल्यू 8 था, और चेंज इन चार्ज कितना था, हीट था 10 था। आप लोग सॉल्व किए तो 0.18 आएगा, 0.18 आएगा। तो कैलोरी पर ग्राम, तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट चालकता का प्रतिरोध क्या होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ विशिष्ट चालकता होता क्या। देखिए आप लोग पढ़े होंगे रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू होता है, देखिए आर इक्वल टू होता है रो लेंथ बाय एरिया होता है। क्लियर है। यहाँ से ये जो रो आ रहा है इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस इनटू एरिया बाय लेंथ होता है। क्लियर है। अब देखिए इसका मात्रक निकाले तो ऑलमोस्टली देखिए रेजिस्टेंस का, देखिए यहाँ से रो हो रहा तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है। तो मीटर को मीटर से कैंसिल कर दिया, यानी रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम मीटर। क्लियर है।
ओम मीटर होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। लेकिन याद रखिएगा फ्रेंड्स, हम लोग को क्वेश्चन लिख रहा है विशिष्ट चालकता, तो याद रखिए, देखिए ये आप लोग को मैं बता दिया, ये होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। अब इसी का जो इन्वर्स होता है, यानी कि देखिए द इन्वर्स ऑफ, देखिए इसको लिखेगा सिग्मा, इसको बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सिंपल में हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध को सिग्मा से डिनोटेट करते हैं, लिख लीजिएगा, इसको लोग सिग्मा से डिनोटेट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला लिखिए 1/रो लिखिएगा। क्लियर है। और मोस्टली देखिए अभी रो का मैं क्या लाया था, ओम, ओम लाया था, फिर मीटर लाया था, तो इसका उल्टा कीजिएगा, यानी ओम इन्वर्स कीजिएगा फिर मीटर इन्वर्स कीजिएगा, यानी कि ओम इन्वर्स और मोटर इन्वर्स, मीटर इन्वर्स। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। और मोस्टली इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिए। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके साथ साथ याद रखिए, देखिए एक होता कंडक्टेंस, इंग्लिश में बता देते हैं, देखिए एक होता कंडक्टेंस, CUNDUNTANC, एक होता कंडक्टेंस। तो फ्रेंड्स कंडक्टेंस का जो यूनिट होता है वो ओम इन्वर्स होता है, जिसे साइमन भी बोलते हैं। क्लियर है। और वही स्पेसिफिक कंडक्टेंस वो बात करना चाहते हैं, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलेंगे तो ओम इन्वर्स कीजिएगा फिर मीटर इन्वर्स कीजिएगा, ये दोनों को एक साथ नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो फ्रेंड्स 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। देखिए यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% सिकुड़ जाए जबकि द्रव्यमान वही रहे, तो पृथ्वी का तल पर घूर्णन त्वरण क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं। देखिए अगर पृथ्वी की त्रिज्या 1% सिकुड़ जाएगा तो क्या होगा। ऑलमोस्टली देखिए आप लोग को सिकुड़ाना यानी चेंज इन रेडियस बाय क्या कीजिएगा, मेन रेडियस बराबर क्या लिखे, 1% को सिकुड़ाना यानी माइनस लिख रहे हैं। ऑलमोस्टली आप लोग को मैं बताया था गुरुत्वीय त्वरण का फार्मूला। सबसे पहले जी का जो फार्मूला होता है याद रखिएगा, सबसे पहले लिखते हैं जी इंटू मास ऑफ अर्थ लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं रेडियस, यानी कि रेडियस जो आप लोग यानी कि जो डिस्टेंस होता है उसका होल स्क्वायर करते हैं अर्थ का। क्लियर है। तो यहाँ से आप लोग सॉल्व किए तो देखिए जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या रहा, RE, यानी कि रेडियस का इसका यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो -2 में। क्लियर है। अब इसी के अकॉर्डिंग आप लोग को चेंज करना था, तो ऑलमोस्टली अगर आप लोग चेंज करते तो चेंज इन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कीजिएगा बाय जी कीजिएगा। तो हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आप लोग का कितना लिख रहा था, देखिए -2 था ना। देखिए यहाँ फिर से मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए जी लिख रहा, जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख रहा था, RE, यानी कि चेंज ऑफ अर्थ रेडियस पर पावर -2 था। क्लियर है। हम लोग इसका डिफरेंटेशन करेंगे तो यानी डेल जी बाय जी करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू जी। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे तो ऑलमोस्टली देखिए -2 था तो -2 कर देंगे। अब यहाँ पे इसका डिफरेंटेशन करेंगे तो RE बाय क्या करेंगे, ऑलमोस्टली R करेंगे। अब आप लोग सॉल्व कीजिए, ये -2 था, अब 1% सिकुड़ रहा था तो हम लोग यहाँ भी करेंगे -1। आप लोग सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा, 2, कितना है फ्रेंड, 2 आएगा। यानी कि देखा जाए तो इसका राइट आंसर आएगा +2%, राइट आंसर आएगा +2%। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा तो 2% क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और मैं काफ़ी अच्छे से बताने का प्रयास किया हूँ। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा। देखिए निम्नलिखित में कौन सी संख्या 33 से विभाज्य नहीं है। सबसे पहले आप लोग के लिए 33 से बोला, तो हम लोग 33 को 2 भाग में तोड़ेंगे। तो देखिए हम लोग 11 गुना 3 से करेंगे, यानी कि वैसा संख्या जो 3 से विभाज्य होता है और 11 से भी कैंसिल हो जाए उसे बोलेंगे 33 से विभाज्य। तो ऑलमोस्टली 3 से, देखिए 3 के लिए आप लोग को मैं बताता हूँ, 3 से वही संख्या डिविजिबल होगा जिसका सम करने पर वह 3 से करता है। देखिए पहला 6 5 11 1 12 2 14, तो पहला आप लोग का 3 से कैंसिल नहीं होगा। तो पहला ही जब 3 से कैंसिल नहीं हुआ तो आप लोग 33 से भी तो कैंसिल नहीं होगा, तो पहला ही आप लोग ऑप्शन सही कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बाकी चेक कीजिए, देखिए 2 0 1 3 इसको ऐड कीजिए तो 3 3 1 4 2 6, तो 6 आप लोग का क्या होता है कि 3 से करता है। ऑलमोस्टली 3 भी देखिए इसमें आकर कीजिएगा ना तो ये 11 से भी कट जाएगा। फिर उसी पर 1914 1 9 10 1 11 4 15 15 भी 6 से 15 3 से करता है। तो देखिएगा राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आ गया। तो एक जब आ ही गया तो हम लोग आगे क्यों बढ़ेंगे। अब देखिए ये आप लोग का इसका एलसीएम निकालना। ऑलमोस्टली फिर देखिए जब भी एलसीएम आता है आप लोग का स्टेप्स में, सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए पहला पेयर में देखेंगे स्टेप से लिख रहा, सेकंड पेयर में अगर आप लोग देखिएगा तो फ्रेंड सेकंड पेयर में आप लोग का जो वैल्यू लिख रहा 2 स्टेप से लिख रहा। वही बातें करना चाहते हैं थर्ड पेयर में। ऑलमोस्टली आप लोग देखेंगे थर्ड पेयर का वैल्यू लिखा 2 3 5 × 7। सबसे पहले एलसीएम लिखें तो उसमें बेस प्लस 2 लिख दिए। 2 का अधिकतम घात कितना, देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो हम लोग देखेंगे 2 का अधिकतम घात 2 था, 2 रहने देंगे। अब 3 का अधिकतम घात, देखिए पहला में 2 है, अगला में भी 1 है, तो हम लोग अधिकतम घात 2 आ गया। फिर देखेंगे 5, तो 5 का अधिकतम घात इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो 2 वाला को पसंद करेंगे। फिर देखिए अब क्या बच गया, 7 बच गया, तो 7 ही नहीं। अब सारी को हम लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6300, यानी कि 63, तो इसका राइट आंसर आएगा। तो ऑप्शन है ऑलमोस्टली देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सरल करना है, इसे आप लोग अगर गुना कीजिए तो देखिए 5 चौक क्या होता है 20 होता है। तो 20 हम लोग को लिखना नहीं, सबसे पहले देखिए 3 और एक 4 संख्या का 0 लिखेंगे। तो ऑलमोस्टली आप लोग देखिए 0.00 यहाँ पे कर देंगे,
फिर 2 लिखेंगे, ये 0, तो इसके बाद 0 का कोई मान्यता नहीं होता, यानी 0.002 लिखेंगे। तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी को मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। चलिए, यदि tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3/4 कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले tan 30 का वैल्यू क्या होता है, ऑलमोस्टली जानते हैं √3, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 2। tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब कॉट होता है 30 का, तो कॉट 30 का वैल्यु होता है √3 होता है, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे। उसी प्रकार देखिए, प्लस 2 साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 3/4 कर देंगे। अब यहाँ पे कॉसेक 45 का वैल्यू, तो कॉसेक 45 का वैल्यू था √2, तो यहाँ पे √2 का स्क्वायर कर देंगे और आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो आप लोग भी जो आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिएगा। देखिए, इस क्वेश्चन को मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, देख लीजिएगा। जब समकोण अपनी साइड के चारों ओर घूमता है तो ठोस बनता है। जब समकोण अपनी साइड के चारों ओर घूमता है तो यह ठोस बनता है। ठोस का नाम क्या है? ऑलमोस्टली याद रखिएगा, जब एक समकोण अपनी साइड के चारों ओर घूमता है तो वह शंकु का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? शंकु का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिए। क्लियर है? और याद रखिए, शंकु एक प्रकार का 3D संरचना वाली होती है, जिसमें टॉप पॉइंट को एक आधार को मिलाने वाली रेखाओं द्वारा निर्मित होती है। क्लियर है? चलिए, और इसका आयतन क्या होता है, तो ऑलमोस्टली पढ़ेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्लियर है? और इसका स्टेज तो क्या था, पाई आर एल होता है। इस चीज़ को आप लोग पढ़े भी होंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक बिंदु का उन्नयन संदर्भ रेखा में 40 ऊपर तय तथा अनुवर्तन संदर्भ रेखा 50 अनुवर्तन संदर्भ रेखा रिफरेंस लाइन से 50 नीचे है, तो वह बिंदु क्या होगे? देखिए, सबसे पहले आप लोग को समझना पड़ेगा, जब एक बिंदु का एलिवेशन यानी कि उन्नयन संदर्भ रेखा से 40 ऊपर तथा अनुवर्धन संदर्भ रेखा से 50 नीचे है, तो वह बिंदु क्या होगी? सबसे पहले इसका जो राइट आंसर होगा 40 HP के ऊपर होगी। क्या होगा? 40 मीटर HP के ऊपर होगी। क्लियर है? इसके साथ साथ याद देखिए, देखिए मैं आप लोग को बना देता हूँ। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, देखिए हम लोग क्या करें, एक लाइन को खींचेंगे। आप लोग को ऑलरेडी पढ़े होंगे, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या होगा? वाई हो गया। इस टाइप से हम लोग खींच सकते हैं। अब देखिए, हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस टाइप से हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे खींच देंगे। फिर ऑलमोस्टली आप लोग का ए हो गया। क्या हो गया? ए हो गया। हम लोग यहाँ पे इसको रहने देंगे। यहाँ भी आप लोग को बोले 40 के लिए में, यानी कि 40 लेंगे ये। और इसी प्रकार हम लोग इसके नीचे वाला पार्ट्स को लेंगे, 50 लेंगे। क्लियर है? तो ये आप लोग का VP हो गया, ये HP हो गया। तो ऑलमोस्टली देख सकते हैं, ये ऑप्शन नंबर क्या आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करें, यानी 40 HP के ऊपर जाएगा। ड्राइंग शीट के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितनी होती है? सबसे अच्छा क्वेश्चन है, मोस्टली क्वेश्चन ही आ सकता है। तो हम इससे याद रखिए फ्रेंड, ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है 1:√2 होता है। क्लियर है? याद रखिए, ये सभी साइज की ड्राइंग शीट का अनुपात होता है। इसके साथ साथ आप लोग याद रखिए A0, यानी कि A0 सीट का जो क्षेत्रफल होता है वह 1 मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 1 मीटर स्क्वायर होता है। वही बातें करना चाहते हैं, इसका अगर आकार की बात कर रहे हैं तो 841 इंटू 1189 होता है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? चलिए, अब इसका रेशियो निकाले तो 1:√2 आएगा। इस टाइप से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा। अधिकांश पुराने लोग पुराने गीत पसंद करते हैं। पुराने गीत नए गीतों की तुलना में कम महंगे होते हैं। तो देखिए, महंगा और सस्ता से इससे कोई रिलेशन है, तो पहला कैंसिल कीजिए। नए गीतों की तुलना में पुराने गीत श्रोताओं की भावनाओं को बेहतर ढंग से छूते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा, तो ये आप लोग को सही लग रहा, तो इसलिए राइट आंसर अगर होगा तो ऑप्शन नंबर बी को सही कर सकते हैं, निष्कर्ष 2 पालन करता है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि निष्कर्ष 2 केवल करेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा। उत्तराखंड मसूरी, तो सिर्फ देखिए उत्तराखंड में क्या होती है? मसूरी होती है। तो ठीक प्रकार शिलोंग में क्या होता है? ऑलमोस्टली शिलोंग की राजधानी क्या है? मेघालय। तो ऑप्शन है बिल्कुल मेघालय कर सकते हैं। चलिए, देखिए भेड़ा, तो देखिए भेड़ का भेड़ा लिख रहा है, यानी जिस प्रकार भेड़ का विपरीत क्या होता है? भेड़ा होता है, उसी प्रकार हिरनी का क्या होगा? बारह सिंगा होगा। तो राइट आंसर कीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कुट भाषा में होटल, फ्रेंड इस चीज़ को खुद से कीजिएगा। देखिए, आप लोग को आ चुका सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। तो 8 दोस्त PQRSTUV और W एक मीटिंग में एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्राभिमुख होकर बैठे, यानी केंद्र की ओर। PV के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, जो Q के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। SU के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, और जो V और P के बीच बैठा है। तो R Q या T के बगल में नहीं बैठा है, तो V के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठेगा? सबसे पहले आप लोग को इस टाइप से बनाना पड़ेगा। देखिए, टोटल 8 खींचिए, 4 हो गया, ये आप लोग का 5 6 हो गए, 7 8 हो गए। इस टाइप से बैठाइए और आप लोग को देखना है। सबसे पहले हमेशा मैं सॉल्व करता हूँ तो लास्ट से। तो देखिए क्या लिख रहा है आप लोग का, देखिए एस यू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। एस जो है ना यू के, और मोस्टली मान लो यू यहाँ पे है, तो इसी के बाईं ओर से दूसरा, यानी एस यहाँ पे बैठ गया। क्लियर है? अब क्या बोल रहा है, देखिए
और भी बनाइएगा तो यहाँ पे देखिए ये हो गया, अब कहीं मैच कर रहा, देखिए अब एस और यू का कोई कॉम्बिनेशन मिल रहा नहीं। पी भी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे है, जो क्यू के दाईं ओर से, सबसे पहले देखिए इस तरफ से मत कीजिए आप लोग। देखिए क्यू यहाँ भी मिल रहा, क्यू और कहीं मिल रहा नहीं, लिख रहा भी नहीं मिल रहा। तो हम लोग क्या करते देखिए, पी भी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे सबसे पहले पी को बैठाएंगे भी के दाईं ओर। तो ऑलमोस्टली देखिए मान लीजिए कि हम यहाँ भी मान लें, तो भी के दाईं ओर यहाँ पे मान लेते हैं पी। यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा, जो क्यू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे है। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स हमेशा याद रखिए, जो होता है यानी कि जो होता है हमेशा सेकंड के लिए होता है। तो सेकंड इसमें क्या आ रहा है, भी आ रहा। तो भी जो है ना वह क्यू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे है, यानी भी सॉरी, जो क्यू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे है, यानी भी जो है क्यू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे है। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड देखिए क्यू आप लोग यहाँ लिखे तो इसके दाईं ओर से भी आ गया, क्लियर है। अब लिख रहा है एस यू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे है, जो भी और पी के बीच में बैठा है, यानी यू जो है ना भी और पी के बीच में बैठा है। तो यू आप लोग को मैं लिखते थे, यू जो आप लोग को लिख रहा है भी और पी के बीच में बैठा है, क्लियर है। फिर लिख रहा है एस यू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो यू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर हम लोग एस को बैठाएंगे। तो ऑलमोस्टली आप लोग एस को यहाँ पे बैठा सकते हैं। तो देखिए ये आप लोग एस को यहाँ बैठा दिया, क्लियर है। फिर लिख रहा है आप लोग को आर क्यू या टी के बगल में नहीं बैठा है। तो आर को जो है ना क्यू या टी के बगल में हम लोग नहीं बैठाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आप लोग आर कभी नहीं लिख सकते हैं, क्लियर है। और ना ही आप लोग यहाँ पे आर लिख सकते हैं। तो ऑलमोस्टली हम लोग आर को यहाँ बैठा देंगे, क्लियर है। अब इसके साथ साथ आर लिख रहा है क्यू और टी के बगल में, तो यहाँ पे हम लोग टी भी नहीं लिखे, तो हम लोग यहाँ पे टी लिख सकते हैं, क्लियर है। और आप लोग बैठाइए। तो यहाँ पे क्या क्या था, पी क्यू आर एस। तो ऑलमोस्टली हम लोग देखेंगे क्या क्या दिख रहा है। सबसे पहले देखिएगा तो पी हो चुका है, पी भी बैठ चुका है, क्यू भी बैठ चुका है, आर भी बैठ चुका है, एस भी बैठ चुका है, टी भी बैठ चुका है, यू भी बैठ चुका है, भी बैठ, अब लास्ट बच के डब्ल्यू। तो हम लोग यहाँ पे डब्ल्यू को बैठा देंगे, क्लियर है। अब क्वेश्चन आइए, भी के दाईं ओर से तीसरा स्थान पे कौन बैठा है। सबसे पहले फिर आप लोग क्वेश्चन लिख रहा है भी के दाईं ओर। तो देखिए ये भी है, भी के दाईं ओर से तीसरे, तो देखिए भी के दाईं ओर पहला यू हो गया, फिर पी हो गया, फिर आर। तो राइट आंसर आर को कीजिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये कुछ नहीं क्वेश्चन है, केवल आपका माइंड का खेल है ये। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा मूल एस आई मात्रक नहीं है, कौन सा मूल एस आई मात्रक नहीं है। सबसे पहले देखिए टोटल फंडामेंटल यूनिट जो होता है 7 होता है, क्लियर है। जिसमें एम्पियर, तो ये विद्युत धारा का होता है, देखिए विद्युत धारा का होता है। याद रखिएगा एम्पियर को आप लोग इस टाइप से लिखिएगा, ना कि देखिए एम्पियर को हम लोग इस टाइप से लिखते हैं, ना कि एम्पियर। अगर इस टाइप से लिखिएगा ना तो ये आप लोग का गलत हो जाएगा। कभी भी किसी का नेम यानी कोई जो साइंटिस्ट के सम्मान में लिखा गया तो उसे कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करते, हाँ, बल्कि इसका सिंबल को ए लिख सकते हैं, ये होता है तरीका, क्लियर है। तो ये हो गया। बातें करना चाहते हैं ज्योति तीव्रता का कंडेला, ये भी आप लोग का होता है न्यूटन। तो न्यूटन फ्रेंड्स किसी का एक प्रकार का डिराइव्ड यूनिट है। तो ऑप्शन नंबर सी को कैंसिल करिए, तापमान का केल्विन होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइए, तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए, बातें करना चाहते हैं फ्रेंड इसमें सर का तो यूनिट में बता दिया, देखिए फिर से बताना चाहता हूँ। केल्विन का क्या होता है, तो तापमान का होता है केल्विन। न्यूटन किसका होता है, बल का। तीव्रता किसका, कंडेला किसका होता है, ज्योति तीव्रता का होता है। एम्पियर विद्युत धारा का होता है, क्लियर है। याद रखिए फ्रेंड, विद्युत धारा का सीजीएस मात्रा, देखिए विद्युत धारा का सीजीएस मात्रा के बारे में भी पूछता है। तो याद रखिए विद्युत धारा का जो सीजीएस मात्रक होता है वह बायोट होता है। क्या होता है ये, बायोट होता है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिए एक बायोट का जो वैल्यू होता है, देखिए एक बायोट का जो वैल्यू होता है ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े होंगे, इसका वैल्यू होता है 10 एम्पियर के बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, क्लियर है। क्वेश्चन अगर आ गया तो एक बायोट बराबर कितना होता है, तो ऑलमोस्टली आप लोग क्या कीजिए, एक बायोट बराबर 10 एम्पियर होता है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लैवनोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड देखिए ग्लैवनोमीटर की बातें करना चाह रहे हैं। देखिए ग्लैवनोमीटर को हम लोग जी से सूचित करते हैं, ये जी से करते हैं। इसके साथ साथ देखिए इसमें इस टाइप से करते हैं। याद रखिए ग्लैवनोमीटर विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए करते हैं, विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए क्या आता है। इसके साथ साथ ग्लैवनोमीटर का उपयोग हम लोग करते हैं विद्युत धारा भी ज्ञात करने के लिए करते हैं, विद्युत धारा भी ज्ञात करने के लिए करते हैं, क्लियर है। और इसके साथ साथ आप लोग याद रखिए ये जो धारा ज्ञात करता है वह एक मैक्रो एम्पियर यानी एक मैक्रो एम्पियर तक के मापता है। यानी कि देखिए ऑप्शन है, तो विद्युत धारा को ज्ञात करने के लिए ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर दीजिए, क्लियर है। याद रखिए ग्लैनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए इसे समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध को लगा देते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं संट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संट। वही ग्लैनोमीटर को अगर वोल्ट देखिए, मैं आप लोग को बता ही देता हूँ एक ही बार में। देखिए बाई चांस नहीं, रियलिटी में देखिए ये ग्लैनोमीटर है। सबसे पहले देखिए ग्लैनोमीटर को मैं यहाँ पे लिख दिया, क्लियर है। अगर इसको आपको बदलना है सबसे पहले आमीटर में बदलना। देखिए क्वेश्चन आता है ग्लैनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं। देखिए क्वेश्चन आएगा एक ग्लैनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे। तो मोस्टली फ्रेंड्स याद रखिएगा ग्लैनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए
इसके समांतर क्रम में हम लोग कम प्रतिरोध को जोड़ेंगे, यानी इसके जो समांतर क्रम होता है, देखिए लिख देता हूँ, इसके समांतर क्रम में हम लोग क्या करेंगे, कम प्रतिरोध को लगा देंगे। क्लियर है। उसी प्रकार याद रखिएगा, एक ग्लैनोमीटर को आमीटर हो गया यानी वोल्ट मीटर में बदलने के लिए, देखिए वोल्ट वाला भी पूछता है, तो एक ग्लैनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके श्रेणी क्रम में हम लोग उच्च प्रतिरोध को लगाते हैं। याद रखिएगा, श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, उच्च प्रतिरोध लगाते हैं। याद करने का तरीका बताता हूँ, देखिए सबसे पहले याद रखिएगा, जो आप लोग का आमीटर होता है, क्लियर है, आमीटर क्या करता है, ये अधिक धारा को मापता है, तो अधिक धारा को मापता है तो इससे हम लोग क्या करेंगे, कम के लिए रखेंगे। और वोल्ट मीटर क्या करता है, इसका वैल्यू कम होता है तो इसलिए हम लोग उच्च के लिए लेंगे। क्लियर, इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं। नहीं तो समांतर क्रम में वैल्यू क्या होता है, कम होता है और श्रेणी में उच्च होता है। इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए, ये आप लोगों को मैं बता दिया हूँ। क्लियर है। अब याद रखिए, उच्च प्रतिरोध मापने के लिए और सबसे अधिक प्रतिरोध मापने के लिए मेगर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन आता है उच्च प्रतिरोध मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखिए उच्च प्रतिरोध मापने के लिए लोग मेगर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। और कम प्रतिरोध के लिए अभी मैं आप लोग को बता दिया हूँ, गैल्वेनोमीटर की प्रयोग करते हैं और शेयर ब्रिज का भी यूज करते हैं। और मध्यम प्रतिरोध को मापने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। चलिए, वही बातें करना चाहते थे। विद्युत धारा हो गया, प्रतिरोध मापने के लिए किसका प्रयोग करते, तो ऑलमोस्टली मैं बताया था ओम मीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ओम मीटर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। या फिर AVO यानी जिसे बोलते हैं मल्टीमीटर का भी प्रयोग करते हैं। क्लियर है। उसके साथ साथ कोणीय वेग, तो मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ कोणीय वेग पे, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है, और मोस्टली फ्रेंड देखिए, किसी ट्रांसफार्मर में देखिए एडी करंट लॉस होता है, अल्टरनेटिंग करंट भी होता है, DC और डिस्ट धारा, प्रेरित धारा भी होता है, डिस्ट धारा। याद रखिएगा, एक ट्रांसफार्मर में डिस्ट धारा कभी नहीं होती, यानी डायरेक्ट करंट नहीं होता है, क्योंकि अगर डायरेक्ट करंट लगा देंगे तो उसका कॉइल आपस में जल जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। याद रखिए, किसी ट्रांसफार्मर में डिस्ट धारा का प्रभाव संभव नहीं है, यह केवल और केवल प्रतिवर्ती धारा की वोल्टता को बदलने के लिए प्रयोग करते हैं। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर के बारे में बताना चाहता हूँ। ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस होता है जो फ्रेंड्स म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है, यानी म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। क्लियर है। म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करता है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन का, तो ऑलमोस्टली फ्रेंड म्यूचुअल इंडक्शन का ऐसा मात्रा होता है हेनरी। क्या होता है ये, हेनरी होता है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए, अब वेरी नेक्स्ट को देखिए, एक होता है प्रत्यवर्ती धारा। प्रत्यवर्ती धारा को सबसे पहले देखिए हम लोग साइनोसाइडल वेव के अनुसार दर्शाते हैं इस टाइप से। क्लियर है। अब देखिए, इसमें प्रत्यवर्ती जब धारा लेते हैं तो सबसे पहले इसमें जो ग्राफ बनता है, इसमें देखिए ये जो आप लोग का डिग्री आ रहा है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिग्री। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल डिग्री बोलते हैं। क्लियर है। इसके साथ साथ याद देखिए, इसका जो संपूर्ण जो वैल्यू होता है इस चक्कर में लगाने में 360 डिग्री होता है। क्लियर है। चलिए, अब इसमें याद रखें, बस इसमें इतना ही काफ़ी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा, 60 वाट और 100 वाट वाले बल्बों के तंतु एक ही लंबाई के, तब क्या हो गए। ऑलमोस्टली फ्रेंड देखिए, 60 वाट और 100 वाट वाले बल्बों के तंतु एक ही लंबाई के हैं, तब क्या होंगे। 100 वाट वाला तंतु मोटा है, 60 वाला तंतु मोटा है, दोनों समान मोटाई के, दोनों की लंबाई बराबर नहीं हो सकती है। तो फ्रेंड्स याद रखिए, जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो देखिए बोरा आप लोग को इसके अनुसार जब निकालेगा ना, तो बोरा किसका मोटाई ज़्यादा होगा। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड देखिए, इसमें याद रखिएगा, इसमें कंडीशन होता है। ऑलमोस्टली आप लोग पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद कीजिए। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो इंटू लेंथ बाय एरिया होता है। रो बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू एरिया। यानी कि इसमें आप लोग याद निकालेगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्ट, देखिए रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर एरिया। क्या होता है, एरिया, देयर एरिया। और इसमें रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि जिसकी लंबाई अधिक है उसका प्रतिरोध भी अधिक होगा, लेकिन जिसका मोटाई अधिक है उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। यहाँ तक तो आप लोग जानते हैं। अब उसी के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़े होंगे पी का फॉर्मूला। तो ऑलमोस्टली पी का फॉर्मूला क्या होता है, V² होता है। V² होता है, यानी कि देखिए जिसका पावर अधिक है उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। जिसका पावर अधिक है उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। इस चीज़ को आप लोग पढ़ लिए होंगे। तो ऑलमोस्टली आप लोग यहाँ से निकालिएगा, तो देखिए यानी कि अगर निकालते इक्वेशन तो P1/P2 निकालते हैं। तो P1/P2 निकालते हैं तो यहाँ पे लिखिएगा R2/R1 निकालिए, यानी दोनों के अपोजिट रिलेशन होगा। उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को भी सॉल्व करवाता हूँ। देखिए, एक लिख रहा 60 वाट, एक लिख रहा, देखिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, देखिए P1 लिखेंगे बाय P2 लिखेंगे, बराबर रहेगा, निकालिए तो रेजिस्टेंस के रूप में R2 कीजिएगा। क्या कीजिएगा, यहाँ पे R2/R1 कीजिएगा। और मोस्टली देखिए P1 का वैल्यू लिख रहा था 60 वाट लिख रहा, और इसका वैल्यू लिख रहा था 100 वाट। तो यहाँ पे ये R2 का वैल्यू कितना आ गया, 60 आ गया, और R1 का वैल्यू कितना आ गया, 100 आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखिएगा तो यहाँ पे R1 ज़्यादा वैल्यू किसका होगा, तो ऑलमोस्टली R1 का वैल्यू ज़्यादा, यानी 100 आप लोग का ज़्यादा, यानी रेजिस्टेंस R1 का ज़्यादा, किसके कंपेरिजन में, R2 के कंपेरिजन में। वही एरिया की बातें करना चाहते हैं तो ऑलमोस्टली फ्रेंड देखिए दोनों में एरिया, यानी A1 और A2 में देखेंगे तो एरिया A2 का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोल रहा किसकी मोटाई अधिक होगी, तो ऑलमोस्टली आप लोग का मोटाई बोल रहा था तो A2 का अधिक होगा, यानी कि 100 मोटा वाले तंतु मोटा होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। तो 100 वाट वाला तंतु क्या होगा, मोटा होगा। क्लियर है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
मीनार की चोटी से छोड़ा गया पत्थर पृथ्वी पर 4 सेकंड में पहुंचता है तो मीनार की लगभग ऊंचाई क्या होगी। देखिए याद रखिएगा, सबसे पहले किसी पत्थर को ऊपर से जब भी गिराते हैं तो उसका इनिशियल वेलोसिटी जो होता है यू का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। क्लियर है। अब याद रखिएगा जी का वैल्यू ऑलमोस्टली आप लोग जानते हैं जी का वैल्यू हमेशा कितना लिखते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेते हैं। क्लियर है। और हम लोग टाइम ऑलमोस्टली जैसे टी का वैल्यू लिख रहा है आप लोग के बीच में 4 सेकंड लिख रहा है तो मैं 4 सेकंड लिख दिया हूँ। आप लोग गति का दूसरा नियम यूज करते हैं, एस बराबर क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए हाफ कर देंगे ए का वैल्यू लिखा है जी के यहाँ पे टी कर देंगे 10 कर देंगे और टी का वैल्यू 4 का इसका 16। अब आप लोग सॉल्व कीजिए, ये 8 बार में है तो 8 को 10 से गुना किया कितना आएगा 80, तो राइट आंसर आएगा 80 मीटर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा तो 80 मीटर इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स मैं यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूँ। देखिए आप लोग पढ़े होंगे गति का नियम, और मोस्टली गति का 3 नियम होता है। देखिए पहला होता है क्या v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी, मैं लिख दिया हूँ। उसी प्रकार सेकेंड क्या होता है, देखिए एस बराबर मैं याद किया था यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसका भी मैं यूज किया हूँ। क्लियर है। थर्ड क्या होता है वी स्क्वायर बराबर क्या होता है यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस होता है। और आप लोग सॉल्व कीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पे कैंसिल यू, देखिए यू ए कैंसिल कर दे तो यू ए यहाँ भी कैंसिल होगा, यू ए यहाँ भी कैंसिल होगा। तो पहला देखिएगा भी और लास्ट में क्या बचेगा टी। उसी प्रकार सेकेंड में जाइएगा तो सेकेंड में जाएगा तो आप लोग को क्या बचा एस बच रहा है, एस बराबर क्या बच रहा है टी। थर्ड में जाएगा तो ऑलमोस्टली थर्ड में अगर आप लोग जाते हैं तो क्या बच रहा है वी बराबर क्या बच रहा है फ्रेंड्स एस बच रहा। तो याद रखिएगा देखिए वी को बोलते हैं वेग, तो वेग और समय के बीच जो रिलेशन देता है उसे बोलते हैं वेग गति का प्रथम नियम। क्लियर है। उसी प्रकार देखिए स्थिति और समय के बीच जो रिलेशन देता है उसे बोलते हैं वेग का दूसरा नियम, और जो वेग और स्थिति के बीच जो समीकरण देता है उसे बोलते हैं तीसरा नियम। इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं बता दिया हूँ। क्लियर है। मैं बहुत कंटेंट देता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग देख लीजिएगा ना तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोग का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 66 देखता हूँ क्या लिख रहा है ये रहा। आंखों की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, गॉगल्स, ग्लास, फेस शील्ड या प्रेपरेन। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग पता होगा। देखिए गैगल्स का यानी ग्लास का भी यूज करेंगे, फिर गॉगल्स का भी यूज करेंगे, ऑलमोस्टली ग्लास का भी यूज करेंगे, फिर हम लोग सेफ फील्ड का भी यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिए। क्लियर है। चलिए आप लोग जानते हैं सिर की सुरक्षा के लिए कठोर टोपी और हेलमेट का बांधते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक प्रकार का अनुचुंबकीय है। सबसे पहले देखिए अनुचुंबकीय के बारे में बोल रहा। तो देखिए अनुचुंबकीय को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं फ्रेंड पैरामैग्नेटिक। और मोस्टली आप लोगों को मैं बताया था मैग्नेट कुल 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है आप लोगों को डायमैग्नेटिक, देखिए मैं लिख देता हूँ। पहला होता है डायमैग्नेटिक, सेकंड होता है पैरामैग्नेटिक, अगला होता है फेरोमैग्नेटिक। क्या होता है फेरोमैग्नेटिक। सबसे पहले देखिए जिसमें जिसमें फ्रेंड परमिबिलिटी का वैल्यू अगर आप लोग का लेस देन 1 है या फिर बहुत ही कम है तो उसको बोलेंगे डायमैग्नेटिक। क्लियर है। जिसमें जिसमें आप लोग का जिसमें 1 से कम होता है, क्लियर है, तो उसे बोलते हैं परमेबिलिटी। क्लियर है। अब जिसमें थोड़ा सा देखिए यहाँ पे मैं बता, जिसमें 1 से कम है उसको बोलते हैं परमेबिलिटी, लेकिन 1 से जिसमें ज़्यादा है यानी कि 1 से आप लोग का ये ज़्यादा है ये कम था तो उसके हम लोग बोलते हैं पैरा परमेबिलिटी। और वही जिसका वैल्यू होता है 1 से बहुत ही अधिक होता है उसको बोलते हैं फेरो परमेबिलिटी। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का कौन अनुचुंबक है, अनुचुंबक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। क्लियर है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा ना तो देखिए इसका एग्जांपल डायमैग्नेटिक का अगर याद कीजिए तो आप लोग पानी याद कर लीजिए, नमक याद कर लीजिए, हीरा सोना चांदी याद कर लीजिए। क्लियर है। लेकिन पैरा में आप लोग जिसका लास्ट में ईएम होता है चाहे एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सोडियम इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं। क्लियर है। और आप लोग का फेरो में जो आप लोग का आता है इसमें ऑलरेडी याद कर सकते हैं आप लोग, निकेल याद कर लीजिए, फिर लोहा याद कर लीजिए, कॉपर याद कर लीजिए, निकेल याद कर लीजिए इस टाइप से। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं, सोडियम आप लोग का एक प्रकार का पैरामैग्नेटिक होगा। क्लियर है। चलिए वही बातें करना चाहते हैं फ्रेंड्स हम लोग प्रति चुंबकीय का, तो ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था उसका एग्जांपल चांदी ले लीजिए, सोना लीजिए, जल ले लीजिए, नमक ले लीजिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं बताता नहीं हूँ आप लोग खुद से बनाइएगा। देखिए मान लीजिए ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के ऐसे सर्वांगसन त्रिभुज है जो कोण ए बराबर ए कोण है पी 90 डिग्री है, बी सी 13 सेंटीमीटर है, पी आर 5 सेंटीमीटर, तो ए बी ज्ञात करना है। ऑलमोस्टली अगर आप लोग बनाते हैं तो ये आप लोग का समकोण त्रिभुज है। तो देखिए समकोण त्रिभुज है। अब देखिए ए बराबर लिख रहा है पी बराबर लिख रहा है 90 डिग्री, मैं पी लिख दिया हूँ। अब देखिए बी सी यहाँ पे अगर आप लोग बनाइएगा ना तो ये आप लोग का सिंपल वे में सर्वांगसन त्रिभुज के बारे में बोल रहा है ये। तो पी बोल रहा है 90, इसके साथ साथ एक ए के बारे में बोल रहा है तो ए को भी हम लोग क्या मानेंगे 90 मान लेंगे। अब उसी प्रकार देखिए एक ए बी सी है तो मान लीजिए पी क्यू आर बोल रहा है तो हम लोग पी मान लेंगे, तो ऑलमोस्टली यहाँ पे क्यू मान लेंगे, यहाँ पे आर मान लेंगे, इसे पी क्यू आर है ना, तो यहाँ पे हम लोग ए मान लेते ए बी सी मान लीजिएगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स इस टाइप से अगर सॉल्व कीजिएगा ना तो आप लोगों को ए बी तो ट्रिपलेट एक 13 दिया एक 5 दिया तो ऑलमोस्टली हम लोग 12 यूज कर देंगे, ट्रिपलेट यूज कर दीजिए 12 आएगा। चलिए एक उपहार बॉक्स में 10 चूड़ियाँ और पहली
4 चूड़ियों की औसत वजन 65 ग्राम है और बाकी बची 6 चूड़ियों का औसत वजन 66 ग्राम है, तो पूरी चूड़ियों का औसत वजन बताएं। और मोस्टली आप लोगों को पूरा बताना है। सबसे पहले देखिए 10 है तो पहली 4 का, तो 4 का औसत वजन 65 ग्राम है, तो हम लोग गुना कर देंगे। तो ऑलमोस्टली अगर आप लोग गुना किए होंगे तो 260 ग्राम आएगा। क्लियर है। उसी प्रकार बाकी 6 का, तो 6 का लिखा 66 ग्राम है, तो फ्रेंड्स से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 396 ग्राम आएगा। हम लोग को टोटल बोला तो दोनों को ऐड किए 260 और 396 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 656 आएगा। अब 656 को लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो फ्रेंड्स का राइट आंसर आएगा 65.6 ग्राम। तो ऑप्शन है बिल्कुल 65.6 ग्राम, ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करना है। और मोस्टली जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है तो आगे सबसे पहले 1/16 रहने दीजिएगा और जितना भाग है में सारे को आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सारे को मल्टीप्लाई कर कितना 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। अब आप लोग कैंसिल कीजिए, ये 16 16 कैंसिल कर देंगे। अब 16 पर गुना 16 गुना 16, तो 16 का पावर 3 कीजिए। ऑलमोस्टली आप लोग यहाँ पे 4096 ऑप्शन है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। कक्षा में छात्रों को समान रूप से 936 मोबाइल वितरित किया जा सकता है। तो देखिए समान रूप से जब भी रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड, देखिए इसमें एक बोल रहा ना कितने समान रूप से, तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज नहीं करेंगे। एक काम करते हैं इसमें हम लोग आप आगे सबसे पहले ना पावर निकालिए। देखिए सबसे पहले 996 को आप लोग तोड़िए, फैक्टराइज के 2 का टेबल में कीजिएगा तो 468 बार में आएगा। फिर देखिए 2 का पहाड़ में लगाइएगा तो ऑलमोस्टली 234 बार में आएगा। फिर 2 का टेबल से लगाइए तो 117 आएगा। फिर 3 से लगा लिया तो 39 आ जाएगा। फिर 3 से निकालिएगा तो 13 आ जाएगा। क्लियर है। और आप लोग को देखिए 2 का पेयर ठीक आ रहा, फिर 3 का भी पेयर आ रहा, लास्ट में आप लोग को 2 और 13 का बच रहा। तो हम लोग इसको लिखना चाहते हैं तो 2 का वैल्यू कुल कितना था 3 था, उसी प्रकार 3 का वैल्यू कुल कितना था 2 था, और 13 का वैल्यू 1 था। याद रखिएगा समान रूप से वितरित किया मोबाइल की संख्या निकालना है तो आप लोग जो भी पावर दिया सारे हम लोग एक को ऐड कर देते हैं। तो देखिए पावर पहले में 3 था तो उसमें ऐड कर दें, 3 और 1 4 हो गया। क्लियर है। गुना 2 में 1 जोड़ देंगे 3 आ गया, फिर गुना इसके ऊपर 1 था तो 1 1 2 आ गया। अब जोड़िए 3 और 1 4, गुना 3 गुना 2 4 थे 12 दूनी 24, तो राइट आंसर होगा 24। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। तो 24 इसका राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। हेडर सेक्शन यानी कि ड्राइंग शीट पर कहाँ बनाई जाती है। ऑलमोस्टली फ्रेंड ड्राइंग शीट जो होते हैं हमेशा आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे दाएं तरफ बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं ये दाएं तरफ। तो नीचे तो देखिए इस तरफ से आप लोग देखे होंगे ड्राइंग शीट होता है, इसमें यहाँ पे लोग बनाते हैं। अब इसका रेशियो अगर बोलता है ना तो 185 गुना 185 गुना 65 लिखते हैं। ये भी आप लोग याद रखिए 185 गुना 65 लिखते हैं। तो ऑलमोस्टली नीचे दाई तरफ लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। तो लिख रहा सबसे हार्ड पेंसिल का ग्रेड होता है। सबसे पहले याद रखिए पेंसिल को कुल 3 ग्रेड में बांटा गया। देखिए ये आप लोग को मान लीजिए पेंसिल है, पेंसिल को 3 भाग में बांटा गया, जो कि सबसे पहला जो होता है याद रखिए हार्ड के रूप में। क्या होता है हार्ड के रूप में, तो हार्ड के रूप में आप लोग का 9 से स्टार्ट होता है। तो 9H से लेके आप लोग को 3H तक चलना है, यानी 9 हो गया 8 हो गया 7 हो गया 6 हो गया 5 हो गया 4, यानी 6 हो गया 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद देखिए 3H में जाइए तो मध्यम है, 3H हो गया 2, फिर 1, फिर HP स्टेप से कीजिए, लास्ट में आता है 7 भी। ये सबसे सॉफ्ट होता है और ये सबसे हार्ड होता है। तो ऑलरेडी आप लोग बोल रहे हैं सबसे हार्ड, तो आप लोग क्या कीजिए 9H, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिए, यानी 9H सबसे हार्ड होता है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलरेडी फ्रेंड्स याद रखिएगा इस पेंसिल का प्रयोग बारीक एवं हल्के लाइन खींचने के लिए करते हैं। क्वेश्चन आएगा इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, बारीक एवं हल्के लाइन खींचने के लिए करते हैं। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। तो लिख रहा एक सेट स्क्वायर में एक सेट में इसकी संख्या क्या होती है। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग जानते हो एक सेट स्क्वायर में एक सेट में कुल 2 संख्या होती है। कितनी होती है 2 होती है। इसमें एक 60 डिग्री होता है, दूसरा 45 डिग्री का सेट होता है। 60 डिग्री का सेट बनाते हैं तो आप लोग की आगे सबसे पहले 90 डिग्री तो फिक्स होता है, फिर 60 के लिए 30 कीजिएगा, फिर क्या लिखिएगा 60 लिखिएगा, और फिर 90 को फिक्स कीजिए 45 कीजिएगा, फिर 45 कीजिएगा, यानी कि 2 ही केवल होता है। क्लियर है। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ दिए गए चित्रों में कितने समकोण त्रिभुज है। फ्रेंड्स अगर इसको आप लोग काउंटिंग कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आएगा 7, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में ये रहा। देखिए कुछ नीब पेन है। ऑलमोस्टली फ्रेंड देखिए मान लीजिए कुछ नीब है, ये मैं लिख दिया कुछ नीब है, कुछ नीब कुछ नीब क्या बोल रहा पेन है, तो ऑलमोस्टली कुछ नीब को पेन मान लें। क्लियर है। फिर बोल रहा सभी पेन चम्मच है, सभी पेन चम्मच है। देखिए सभी पेन को चम्मच मार दे, यानी चम्मच है। अब क्वेश्चन क्या लिख रहा है कुछ चम्मच नीब है। तो देखिए कुछ चम्मच नीब है, तो कुछ चम्मच नीब है ऑलमोस्टली है। सभी चम्मच पेन है, सभी चम्मच पेन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत कर दिया, यानी केवल और केवल ऑप्शन ए सही होगा। तो निष्कर्ष 1 केवल सही करता है, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसके पिता मेरे पति के बहन के पिता के इकलौते बेटे हैं। लड़का उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है? सबसे पहले देखिए बनाएं कैसे। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसके पिता उसके पिता मेरे पति के बहन। सबसे पहले मान लीजिए ये महिला यानी वुमेन्स मान लीजिए ने कहा, उसके पिता मेरे पति। तो फ्रेंड देखिए, इसकी पति मान लीजिए कि ये आपका हो गया, इसका पति हो गया। मेरे पति की बहन, तो इसकी बहन यानी पति के बहन के पिता यानी के पिता के इकलौता के इकलौते बेटे हैं। तो ऑलमोस्टली इकलौते बेटे जो होंगे आपका जस्ट लाइक सेम यही होंगे ना, यानी ये होंगे, यानी इसका पति हो गया, बेटे हैं। तो लड़का उस प्रकार सॉरी बहन के पिता के इकलौते बेटे हैं सॉरी थोड़ा सा मैं कंफ्यूज कर दी। एक लड़के के तस्वीर को इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, ठीक है, उसके पिता मेरे पति के बहन यानी मेरे पति के बहन के पिता के इकलौते बेटे यानी इसके बेटे इकलौते बहन है। देखिए इसमें क्या कर रहा ना, उसके पिता, देखिए फिर से थोड़ा सा मैं कंफ्यूज खुद किया। एक लड़के के तस्वीर की ओर इशारा कर, देखिए लड़का की ओर इशारा कर रहा कि तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। देखिए कौन कर रहा, एक महिला कर रहा। तो ऑलमोस्टली ना महिला को ले लिए डब्ल्यू, क्लियर है। नहीं कहा उसके पिता मेरे पति, तो देखिए इसका पहला आगे देखिए उस महिला का उससे क्या संबंध है। तो बोला मेरे पति की बहन, तो देखिए इसका पति आपका ये आ गया, प्लस आ गया की बहन, तो ये की बहन हो गया, की बहन के पिता, तो के पिता तो यानी के पिता कर दिए, के इकलौते बेटे हैं। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड के यानी कि पिता के इकलौते बेटे हैं। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड इकलौते बेटे हैं यानी कि आप लोग देखिएगा ये आ रहा। तो हम लोग इसके बारे में बोल रहा था ना, तो राइट आंसर कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए कीजिए, यानी बेटा आ रहा है। लड़के का उस तस्वीर से क्या संबंध है, तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर कीजिए, तो ये बेटा आ रहा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करिए, यानी बेटा होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द नर्वस के प्रत्येक अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया था। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से चौथे अक्षर और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर होंगे? देखिए सबसे पहले नर्वस है, तो ऑलमोस्टली नर्वस को अगर सेट करते अंग्रेजी वर्णमाला में सेट कीजिए। ऑलमोस्टली सबसे पहले ई आएगा, फिर देखिए एन आएगा, फिर ओ आएगा, फिर आर आएगा, फिर एस आएगा, फिर यू आएगा, भी। अब बोला ना इस नए अक्षर में बाएं से चौथे कौन होगा? ऑलमोस्टली देख सकते हैं बाएं से चौथा क्या आ रहा, आर आ रहा। फिर बोला दाएं से दूसरा स्थान, तो दाएं से दूसरा स्थान यू आ रहा, क्लियर है। के बीच कितने अक्षर होंगे? तो आर और यू के बीच में, तो आर के बाद क्या था, एस, फिर टी, तो केवल और केवल दो होगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल दो, ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक करें, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 11 अगस्त 1918 को रविवार है। 4 दिसंबर 1925 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? देखिए सबसे पहले आप लोग को बनाने के लिए होगा, तो देखिए 11 अगस्त से लेकर 1925 तक, देखिए यानी कि हम लोग क्या करते हैं ना, 11 अगस्त से लेकर 1925 तक टोटल अगर दिन निकालिए, 11 अगस्त से लेकर 1925 तक। और मोस्टली देखिए आप लोग जाइएगा तो 1919 जाइएगा, फिर 1920 आएंगे, फिर 1900, टोटल अगर वर्ष देखिएगा तो टोटल 7 वर्ष आएगा। कितना वर्ष आएगा? 1918 से 1925 तक कुल कितना वर्ष आएगा? 7 वर्ष आएगा, जिसमें आप लोग देखिएगा इसमें कुल 2 लीप ईयर भी होगा। तो लीप ईयर है तो हम लोग यहाँ पे टोटल अगर देखिएगा तो टोटल 9 आ रहा। तो 9 को हम लोग लीप ईयर से डिवाइड करेंगे, यानी 7 से, तो ऑलमोस्टली 2 विषम डे आएगा। कितना आएगा? 2 विषम डे आएगा। और हम लोग को बोला 11 अगस्त 1925 के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, संडे में 2 दिन को जोड़ देंगे। कितना आएगा? मंगलवार। क्या आएगा? मंगलवार। तो मंगलवार हो गया। और फिर इधर कितना दिन था? 5 दिन था, तो मंगलवार, यहाँ पे शुक्रवार इसका आंसर है वैसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन रियलिटी ये है कि फ्रेंड्स मैं अभी बता नहीं पा रहा बढ़िया से, देखिए समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए ये आप लोग के बीच में कितना, ये 1918 है और ये 1925 है। देखिए मैं अपने अनुसार बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 11 अगस्त 1925 तक का निकालते हैं, यानी 11 अगस्त 1925 का निकालते हैं, क्लियर है। तो देखिए अगस्त के बाद आपका 1918 के बाद 1919 आ गया, फिर 20 आ गया, फिर मोस्टली 21 आएगा, फिर 22 आएगा, फिर 23 आएगा, फिर आप लोग का 24 आएगा, लास्ट में 25 आएगा। तो देखिए सभी में और डे की संख्या, तो 19 में आप लोग का 1 होगा, 20 में आप लोग का और डे की संख्या 2 होगा, 21 में 1 होगा, 22 में 1 होगा, 23 में भी 1 होगा, 24 में 2 होगा, 25 में 1 होगा। टोटल और डे को काउंट कीजिए। देखिए 1 का 2 3, 1 4, 1 5, 1 6, 6 2 8 और 1 9, यानी टोटल और डे की संख्या आ गया 9। तो 9 आ रहा तो 7 को ना 9 से डिवाइड करेंगे, तो ऑलमोस्टली इसमें विषम संख्या केवल 2 आ गया। यानी कि हम लोग को पता चल गया 11 अगस्त 1925 तक जो विषम संख्या कितना रहा, तो 2 आ गया। अब 11 अगस्त हो गया, तो 11 अगस्त में आप लोग का कितना दिन बाकी रह गया, तो ऑलमोस्टली 4 दिसंबर तक जाना है। तो अगस्त में हम लोग का अगर टोटल दिन देखिएगा, टोटल होता है 31 में, तो 31 में 11 का ले लें, तो ऑलमोस्टली आप लोग का 20 दिन बच गया, तो 20 दिन लिख देंगे। उसके बाद सितंबर में टोटल होता है कितना दिन,
तो टोटल होता है 30 दिन, तो 30 का ऑड डे निकालिए तो 2 आ जाएगा। अक्टूबर में होता है 31 दिन, तो 31 का 3 हो गया। अक्टूबर नवंबर में हो गया 2 हो गया। और दिसंबर में आप लोगों को कितना बोल रहा था ये, ऑलमोस्टली 4 दिसंबर, तो इसमें हम लोग 4 अब जोड़िए। 20 2 22, 22 3 25, 25 2 27, 27 4 31, तो 7 को 31 हो गया और 2 इधर था, 31 और 2 कितना हो गया 33। ऑलमोस्टली फिर 33 को 7 से डिवाइड कीजिएगा, तो 7 चौक 28 होगा, 28 हो गया। तो कितना शेषफल बचा 5। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो रविवार है, ये रविवार में हम लोग क्या करेंगे 5 दिन को इंक्रीज कर देंगे। ऑलमोस्टली आप लोग निकालिएगा तो फ्राइडे आएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, लास्ट में पूरे का पूरे बता दिया हूँ। तो राइट आंसर आएगा शुक्रवार। तो ऑप्शन नंबर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक घन मीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं। और मोस्टली फ्रेंड देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करें, एक घन मीटर में, तो एक घन मीटर को आप लोग जानते हैं ऑलरेडी लिखते हैं 1 मीटर क्यूब लिखते हैं। में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, मैं बोला कितने सेंटीमीटर, यानी कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं ये बोल रहा। तो इसको बनाने के लिए आप लोग क्या कीजिए, ऑलमोस्टली आप लोग बना भी लिए होंगे, हमें पता है। तो देखिए इसको निकालना है, तो हम लोग अब 3 3 क्या हो गया 6, तो 10⁶ लिख देंगे। नहीं समझ में आया तो देखिए, सबसे पहले 1 मीटर, ऑलमोस्टली जानते हैं 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। क्लियर है। अब हमें बोला 1 मीटर पर पावर क्यों लिख रहा है, एक ये लिख रहा, तो हम लोग देखिए 100 पर पावर ही तो कर देंगे 3 ना, क्लियर करना। तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यों कर देंगे, तो ऑलमोस्टली देखिए 2 पर पावर कितना आ गया, यहाँ पे 6 कर दिया सेंटीमीटर क्यों। तो राइट आंसर किया तो 10 पर पावर 6, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिए, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए, जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुंचती है तो इसका अर्थ क्या होगा। याद रखिए, जब भी कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाता है तो इसका शीर्ष पर इसका वेग शून्य हो जाएगा। क्या होगा, ये शून्य होगा। और त्वरण तो लगभग वही 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रहेगा। क्लियर है। तो इस और याद रखिए फ्रेंड्स, वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण बोलते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। क्लियर है। इसका फॉर्मूला होता है ए, और इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। चलिए, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदल सकते हैं। ऑलमोस्टली फ्रेंड, जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम क्या खींच सकते हैं, तो ऑलमोस्टली आप लोग देखिए, जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं। तो ऑलमोस्टली देखिए, जल खींचने वाले विद्युत पंप जो है ना, विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी ग्रह की त्रिज्या आर की कक्षा में परिक्रमा अवधि टी है, त्रिज्या 4r की कक्षा में परिक्रमा अवधि क्या होगी। सबसे पहले देखिए, आप लोग बोला किसी ग्रह की कक्षा आर की त्रिज्या आर की कक्षा में परिक्रमण गति कितना टी है, समय लिख रहा टी, तो त्रिज्या 4r की कक्षा में परिक्रमा अवधि क्या होगी। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स, केपलर का तीसरा गति नियम पढ़े होंगे, तो वो आप लोग को बोलता है ग्रह द्वारा सूर्य का एक चक्कर पूरा लगाने में समय उसकी दीर्घवृत्तीय की तृतीय घात के समानुपाती होता है। ऑलमोस्टली यानी कि होता है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यू होता है। ये आप लोग का केपलर्स के अनुसार होता है। क्लियर है। तो आप लोग ऑलरेडी आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें, तो टी का वैल्यू क्या आएगा, ऑलमोस्टली इसका रेडियस मान लीजिए आर था, तो इसके पावर इस टाइप से कीजिएगा ना। और आप लोग को बोला त्रिज्या, तो लिख रहा त्रिज्या 4r लिख रहा। देखिए, सबसे पहले केपलर का नियम जाना, तो केपलर का नियम होता है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यू होता है। इस टाइप से मैं बना लेंगे, तो यहाँ से केवल टी निकालिए, तो ऑलमोस्टली रूट कीजिएगा, आर पर पावर 3 कीजिएगा। क्लियर है। अब इसका त्रिज्या लिख रहा 4r, क्या लिख रहा 4r, तो हम क्या करेंगे देखिए, यहाँ पर टी लिख देंगे, ये आर के हम लोग क्या करेंगे 4r पर पावर 3 कर देंगे, 4r पर पावर 3 कर देंगे। अब आप लोग सॉल्व कीजिए, तो 4 का पावर कितना 3 किया तो 64 आएगा, कितना है 64, आर पर पावर 3 आएगा। अब आप लोग को सॉल्व करना है इस टाइप से, तो ऑलमोस्टली 64 को अगर आप लोग तोड़िएगा, तो 64 आर पर पावर 3, हाँ ठीक है, तो 64 4 पर, हाँ 64। फ्रेंड्स, अब आप लोग को यहाँ पे इस टाइप से सॉल्व करना है, यानी कि देखिए आर का वैल्यू तो आप लोग का आया था, देखिए इस टाइप से थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज, 4r है, ये पर पावर 3 था। और आप लोग सॉल्व कीजिए, तो यानी कि देखिए 4 पर पावर 3 कीजिए तो ऑलमोस्टली 64 आएगा, कितना आएगा 64, आर पर पावर 3 हो गया। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑलमोस्टली जानते हैं 64 किसका अंडर रूट होता है 8 का, तो 8 आर पर पावर 3 होगा। अब हम लोग जानते हैं, देखिए टी रहने देंगे, और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक समीकरण को समझा रहे हैं, देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑलमोस्टली आप लोग जानते होंगे, देखिए ये टी है, अब यहाँ पे आर क्यू लिख रहा है। क्लियर है। तो आप लोग यहाँ पे देखें, आर क्यू का जो वैल्यू होता है वह टी के बराबर होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, टी बराबर क्या करें 8 टी कर देंगे, तो ऑलमोस्टली इसका होगा 8 यानी 8 गुना हो जाएगा। तो राइट आंसर कीजिए, तो 8 गुना ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। क्लियर है। क्योंकि देखिए पहला इक्वेशन के अनुसार हम लोग क्या निकाले, टी का वैल्यू जो निकाले थे, आर क्यू निकाले थे ना ये, और लास्ट में आप अगर आप लोग देखे होंगे इन्हें टी1 मान लीजिए, तो ये आया था आप लोग का 8 आया था, अंडर रूट R3 आया था, तो हम लोग ये टी1 निकलेंगे, 8 है 8, इसके जब हम लोग खाली क्या करें टी को भर देते, ये आ गया, तो इस टाइप से 8 तीस द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन और काफ़ी अच्छा भी क्वेश्चन है ये। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। सबसे पहले फ्रेंड याद रखिए, विद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं फाई बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, क्या बोलते हैं न्यूटन पर, सॉरी न्यूटन पर कूलम होता है। तो ऑप्शन है, तो
ऑप्शन न्यूटन पर प्रति कूलम है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर न्यूटन प्रति कूलम, यानी ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी मोहब्बत से न्यूटन, सॉरी इसका फार्मूला देखिए, मैं आप लोगों को फार्मूला बताता हूँ ताकि आप लोग समझ जाइए। सबसे पहले विद्युत फ्लक्स को जानिए, तो विद्युत फ्लक्स को हम लोग लिखते हैं फाई, क्या लिखते हैं फाई। इसका फार्मूला होता है ई ए होता है, क्या होता है ई ए होता है, क्लियर है। अब उसी अकॉर्डिंग आप लोग निकालिएगा, तो देखिए ई का वैल्यू क्या होता है, ई का अगर आप लोग निकालते हैं तो इसका होता है न्यूटन पर कूलम होता है, क्या होता है न्यूटन पर कूलम होता है, और एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो गया। ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। देखिए सबसे पहले फाई का फार्मूला जानिए, देखिए सबसे पहले फाई का मैं फार्मूला लिखते हैं ई ए लिखते हैं, क्या लिखते हैं ई ए लिखते हैं। ई फोर होता है आप लोग का विद्युत तीव्रता, तो विद्युत तीव्रता का फार्मूला होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या होता है सॉरी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ तक मैं लिख दिया हूँ। और ए यानी क्या होता है ए, सॉरी क्या बता रहा है भाई। देखिए सबसे पहले क्या कीजिए ई है, तो ऑलमोस्टली आप लोग जानते हैं, इसके लिए अगर आप लोग कीजिए तो ई, तो यहाँ पे होता है इसका न्यूटन होता है प्रति कूलम होता है, क्लियर है। और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा। इस टाइप से आप लोग क्लास कर सकते हैं, क्लियर है। तो राइट आंसर किया तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब वही बात ही करना चाहते हैं, इसका अन्य मात्रक जो होता है वह वोल्ट मीटर होता है, क्या होता है वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, वोल्ट मीटर होता है, सॉरी वोल्ट मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और इसके साथ साथ याद रखें विद्युत फ्लक्स जो होता है एक प्रकार का सदिश राशि है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कैसी राशि, एक प्रकार का सदिश राशि है। जल का अधिकतम घनत्व क्या होता है, ऑलमोस्टली फ्रेंड देखिए जल का अधिकतम जो होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस होता है, क्या होता है सेल्सियस पे होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ पे केल्विन पे लिख रहा है, तो हम लोग क्या करें 4 में क्या करें 273 को ऐड कर देंगे, तो ऑलमोस्टली सॉल्व कीजिए ऐड कीजिए तो 273 केल्विन आएगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल 273 केल्विन पे होगा। याद रखिए जल का अधिकतम जो घनत्व होगा 273 केल्विन पर होता है, क्लियर है। और जल का अधिकतम घनत्व व न्यूनतम घनत्व जो होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है, क्लियर है। चलिए अब पानी जब बर्फ में जमता है तो वह 0 डिग्री सेल्सियस होता है, क्लियर। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। इसके लिए एक ट्रिक मैं बताता हूँ, देखिए भी आप लोग याद कर लिए, देखिए 0 कीजिएगा, यहाँ पे 4 कीजिएगा, मान लीजिए यहाँ पे 10 लिखते हैं। सबसे पहले याद रखिए देखिए इसका आयतन के बारे में, 0 से 4 रहता है सबसे पहले घटता है, फिर 4 से अगर बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाता है, ये कंडीशन होता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में कुछ है वैसा क्वेश्चन, हाँ। 100 kg संहति की किसी तोप द्वारा 0.20 kg का गोला दागा जाता है। यदि गोले का नालमुखी चाल 80 मीटर प्रति सेकेंड है तो तोप का प्रतिक्षेप चाल ज्ञात का होगा। सबसे पहले फ्रेंड इसमें आप लोग को संवेग संरक्षण का नियम का यूज करना होगा, क्लियर है। तो ऑलमोस्टली आप लोग संवेग संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो बंदूक का संवेग प्लस गोली का संवेग क्या होता है, दोनों आपस में बराबर होता है। तो बंदूक का संवेग मान लीजिए एम यू मान लेंगे, क्लियर है। और गोली का वेग क्या मान लेंगे एम भी मान लेंगे, बराबर क्या लिखेंगे 0। तो यहाँ पे लिख रहा है आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऑलमोस्टली आप लोग देखिएगा तो यू का वैल्यू निकालिएगा। ये तो हो गया, हम लोग सबसे पहले यू का वैल्यू निकालें। यहाँ से देखिए कॉमन लेते हैं, यहाँ से वैसा कुछ है, यहाँ पर वैसा तो कुछ नहीं आ रहा फ्रेंड। अगर मान लीजिए यू का देखिए एम यू लिख दें, एम यू बराबर क्या लिखेगा माइनस एम भी लिखेगा। तो यहाँ से हम लोग यू का अगर वैल्यू निकालते हैं तो क्या लिखेगा माइनस एम भी बाई भाई क्या लिखे एम लिखिएगा। अब आप लोग सॉल्व कीजिए। तो देखिए सबसे पहले यू का मैं जो वैल्यू फार्मूला क्या लिखा हूँ, देखिए यू बराबर लिखे हैं माइनस एम भी बाई क्या लिखा हूँ एम लिखा हूँ। अब देखिए माइनस से माइनस एम का वैल्यू यानी छोटा एम का वैल्यू था 0.20 हो गया, क्लियर है। अभी तो ऑलमोस्टली भी का वैल्यू कितना था 80 था, अब बड़ा एम का वैल्यू था 100 kg था। तो आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो इसको सॉल्व कीजिए तो आप लोग भी जो आंसर आएगा -0.016 मीटर प्रति सेकेंड आएगा, क्लियर है। अगर आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं तो देखिए कितना था -0.016 मीटर प्रति सेकेंड था, क्लियर है। हमको इससे क्या करना माइनस को हटा के 16 गुना 10 पर पावर ऑलमोस्टली 3 मीटर प्रति सेकेंड कर सकते हैं ना। तो राइट आंसर जो होगा 16, ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है ये सब अगर कर लेते हैं तो आप लोगों को बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। किसी संख्या के 80% के 75% के 66.27% का 75% 1217 है, तो उस संख्या का 40% ज्ञात करें। देखिए किसी संख्या का मान लीजिए एक्स का 80%, तो ऑलमोस्टली 80% को हम लोग 4/5 लिख देंगे, 75 को क्या लिखेंगे 3/4 लिखेंगे, और 66 वाला को क्या लिखेंगे 2/3 लिखेंगे, 25% को 1/4 लिखेंगे। इसका वैल्यू लिखा 6217 आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो फ्रेंड्स एक्स का वैल्यू अगर निकालते तो 62170 आ गया, क्लियर है। अब इसका हम लोग 40% निकालेंगे, यानी 62170 का हम लोग 40% निकालेंगे 40%। आप लोग सॉल्व कीजिए तो इसका आंसर आएगा 24868 आएगा, क्लियर है। तो 24868 है, ऑप्शन नंबर जाएगा तो 24 है, ऑप्शन नंबर 24868 यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देखिए ये आप लोग का रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन है, क्लास 9 का क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड इसमें आप लोग रेशनलाइजेशन कीजिए तो माइनस से तुम लोग क्या करेंगे प्लस, यानी √5 + 1 ऑलमोस्टली इसी से हम लोग डिवाइड करेंगे, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी √5 +
1 का होल स्क्वायर कर देंगे, फिर देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1 करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व किए तो 5 + 1 + 2 √5 करेंगे बट्टा 4 कर देंगे। आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ऑलमोस्टली अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 3 + √5 बाई कितना आएगा 2 आ जाएगा। सॉल्व कीजिएगा तो क्लियर है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए है नेक्स्ट क्वेश्चन। दो कोनों का योग 155 डिग्री है और इसका अंतर 90 डिग्री है। पाई का वैल्यू 180 होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो बड़े कोण का मान रेडियन में ज्ञात करें। सबसे पहले दो कोण बोल रहा और मोस्टली चलिए θ1 मान लिए, फिर θ2, दोनों का योग कितना लिख रहा 155 मान लिया। अब अंतर क्या लिख रहा फ्रेंड, θ1 माइनस θ2, इसका अंतर लिख रहा π/2 यानी कि 90 डिग्री। क्लियर है। और आप लोग को सॉल्व करना है। और मोस्टली अगर θ1 का वैल्यू निकालते हैं तो हम लोग आगे दोनों को जोड़ देंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो हम लोग अगर यहाँ सॉल्व करते हैं तो फ्रेंड देखिए 155 और 90 यानी 5 आ गया, 9 5 14 यानी कि 245/2 आ जाएगा। 245/2 आ गया तो वो रहा उसके कोण का माप डिग्री में ज्ञात करें। तो पहला आएगा 245/2 आ गया। क्लियर है। और हम लोग क्या करेंगे यहाँ से पूरे का पूरा वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसे यहीं पर यानी कि जो आप लोग का लिख रहा देखिए थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं। ये 155 डिग्री है ना, इसे हम लोग रेडियन में बदल लेते हैं यहाँ पे। तो 155 को रेडियन में अगर बदलते हैं तो रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऑलमोस्टली अगर बदलिएगा तो ये 3 1 आ जाएगा, 31 बार में आ जाएगा। ये आप लोग का आ जाएगा 3 6 बार में, यानी कि 3 31/36 आ गया। कितना आ गया 31/36 आ गया। आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए पहला को अगर सॉल्व किए होंगे तो देखिए θ1 + θ2 इसका वैल्यू निकाले होंगे तो 31 π/, कितना लिख रहा है 36 लिख रहे हैं। उसी प्रकार θ1 माइनस θ2 किए होंगे तो आप लोग का आएगा π/2 आएगा। और आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ऑलमोस्टली ये दोनों कैंसिल हो गए तो 2θ1 का वैल्यू लिखिएगा तो दोनों को ऐड कीजिए। तो सिंपल में दोनों को ऐड कीजिएगा तो 49 बाई सॉरी यहाँ पे 49 होगा ना, यहाँ सॉरी यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे ऐड कीजिए सिंपल में 36 और 2 कैल्शियम 36 आएगा, फिर 31 और यहाँ पे आ जाएगा 18। 31 और 18 कितना होता है तो 49 आएगा। 49 π/2 कीजिएगा। क्लियर है। तो यहाँ θ1 का वैल्यू निकालेगा तो 49 π/2 कीजिएगा। अब यहाँ से आप लोग 49 π/2 36 होगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 36 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे 36 कीजिएगा, यहाँ पे 36 आ गया। तो सिंपल में θ1 का वैल्यू निकालेंगे तो 49/72 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर θ1 का वैल्यू निकालते हैं तो सिंपल में 49/72 तो निकाले, साथ में पाई आएगा, तो यही आंसर आएगा। तो 49/72 पाई, ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा। आंकड़ों का सर्वोच्च समुच्चय के माध्य, माध्यिका और बहुलक इस क्रम में ज्ञात करें कि सभी का मान 2 दशमलव स्थान तक ज्ञात कर सकें। सबसे पहले आप लोग माध्य निकालेगा, फिर माध्यिका निकालेगा, फिर बहुलक निकालेगा। क्लियर है। इस चीज़ को मैं स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट इसका वर्गमूल निकालना, और होपफुली फ्रेंड्स आप लोग बना लिए होंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये आप लोग को जो दिया हुआ है हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। और मोस्टली देखिए a + b इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला है, तो हम लोग क्या करें a स्क्वायर यानी 49 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, यानी कि आप लोग को यहाँ पे वर्गमूल निकालना होगा 4 का। तो √4 का वैल्यू कितना होता है 2। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। ड्राइंग्स बोर्ड कई आकार के होते हैं, तो D0 नामित ड्राइंग बोर्ड का साइज क्या होता है। सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिएगा D0 के बारे में बोल रहा। तो D0 माप जो होता है सबसे बड़ी माप होता है ड्राइंग बोर्ड में। सबसे बड़ा क्या होता है D0। तो इसका जो वैल्यू होता है याद कर लीजिएगा। सबसे पहले 1500 लिखिएगा, उसके बाद आप लोग को 1000 लिखिएगा। क्या लिखिएगा 1000 लिखिएगा इंटू यहाँ पे 25 लिखिएगा। क्लियर है। उसके बाद बातें करना चाहते हैं D1 के लिए, तो D1 का वैल्यू अगर लिखना चाहते हैं 1000 लिखिएगा, फिर 700 लिखिएगा, उसके बाद फिर लिखिएगा 25 लिखिएगा। उसके बाद हम लोग D2 की बातें करना चाहते हैं तो ऑलमोस्टली आप लोग 700 लिखिएगा, फिर यहाँ पे क्या लिखिएगा 500, क्या लिखिएगा 500, फिर लिखिएगा 15। उसी पर D3 की बातें करना चाहते हैं तो ऑलमोस्टली सबसे पहले 500 लिखेंगे, फिर हम लोग क्या लिखते हैं 300, क्या लिखते हैं 300 लिखते हैं, फिर 15 लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या बोल रहा था D0 का, तो ऑलमोस्टली पहला ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। एक और लिख देते हैं, फिर आप लोग एक ट्रिक बताएंगे। देखिए D4 के लिए लिखेगा तो हम लोग यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 350 होता है, तो हम लोग लिखेंगे 350 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 500, क्या लिखेंगे 500 होता है। तो 500 यहाँ पे सॉरी 500 ने इसका आधा कर देंगे, तो 250 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 15। क्लियर है, यानी 15। अब आप लोगों को मैं एक ट्रिक बताता हूँ इसके बारे में। सबसे पहले देखिए पहला जो होता है D0 सबसे बड़ा होता है, इसे बोलते हैं एंटीक्वेरियम। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स एंटीक्वेरियम, यानी QUARI एंटीक्वेरियम बोलते हैं। D1 को बोलते हैं डबल एलिफेंट, ये भी याद कर लिए, डबल एलिफेंट बोलते हैं। D2 को बोलते हैं इंपीरियल, क्या बोलते हैं इंपीरियल। और D3 को बोलते हैं हाफ इंपीरियल। और D4 को बोलते हैं क्वार्टर इंपीरियल। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ऑलमोस्टली इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
किस पदार्थ का यह रूढ़िगत निरूपण है। और मोस्टली फ्रेंड देखिए इस टाइप्स का अगर आता है तो उसे हम लोग बोलते हैं स्टील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये स्टील का ये। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर सी को अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? बातें करना चाहते हैं इसमें शीशा का, तो शीशा शीशा ग्लास का हमको पता है। चलिए देख लीजिएगा इसे, क्योंकि मैं चित्र इसमें नहीं बना पाऊंगा। देखिए SP46 2003 के अनुसार एक स्पॉट बेल्ट कौन सा आकार का है? तो स्पॉट बोल रहा, तो फ्रेंड स्पॉट बेल्ट, तो देखिए स्पॉट बेल्ट जो था ऑप्शन नंबर सी हो गया। ऑप्शन नंबर सी जो है ना स्पॉट बेल्ट होगा। क्लियर है? चलिए वही बातें करना चाहते तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये आप लोग को जो बी लिख रहा है ना, इसे हम लोग बोलते हैं प्लग बेल्ट। क्या बोलते हैं? प्लग बेल्ट, प्लग बेल्ट लिखते हैं। क्लियर है? उसी प्रकार ये ऑप्शन नंबर जो डी दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं सिम बेल्ट। क्या बोलते हैं? सिम बेल्ट। उसी प्रकार जो ए लिख रहा, ऑप्शन नंबर ए जो लिख रहा है आप लोग का बैंकिंग रन है। क्या ये बैंकिंग रन है? तो ये सारी चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 96 हो चुका है, 95 हो चुका है, 96। देखिए ये आप लोग को अरेंज करना है। तो फ्रेंड्स अगर अरेंज करते हैं तो आप लोग देखिएगा 6 का स्क्वायर कितना था? 36। उसी प्रकार 6 का क्यूब कितना? 216। 7 का स्क्वायर 289। 17 का उसका क्यूब इतना कीजिएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, यानी 21 का स्क्वायर 441, इसका क्यूब होता है 9261। देखिए आप लोग को इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सजाना है। ऑलमोस्टली अगर सजाइएगा तो ऑप्शन नंबर जो आएगा 97 का ऑप्शन नंबर ए आएगा आंसर। क्लियर है? चलिए अब इसको ही बनाना है 98 को। तो फ्रेंड्स 98 को बोल रहा 98, तो 98 को आप लोग खुद से भर के बताइएगा क्या आएगा आंसर। चलिए बस क्वेश्चन कुछ ही बच गया। देखिए सभी पेंसिल रंग है, तो देखिए सारे पेंसिल, देखिए सभी पेंसिल मान लीजिए सब पेंसिल है, सभी पेंसिल क्या बोल रहा? रंग है। तो ऑलमोस्टली यहाँ पे रंग लिख दिए। फिर बोल रहा सभी रंग पेंट है, तो यहाँ पे मान लीजिए पेंट लिख दिए। अब बोल रहा कुछ पेंट, क्या लिख रहा है? कुछ पेंट चित्र है, तो हम लोग कुछ पेंट को चित्र मान लिए हैं। कुछ पेंसिल चित्र हैं, तो देखिए कुछ पेंसिल चित्र हैं। तो देखिए कुछ पेंसिल, तो पेंसिल आप लोग का चित्र है नहीं, इसका कोई रिलेशन नहीं है। कुछ पेंट रंग है, देखिए कुछ पेंट रंग है, तो ऑप्शन नंबर सही हो गया। कुछ रंग पेंसिल है, तो रंग ये रंग था ना, कुछ रंग पेंसिल है और मोस्टली ये है, तो ऑप्शन नंबर ये, यानी कि सेकेंड और थर्ड आप लोग का सही होगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 किन्हीं एक तरह जैसे हैं और भिन्न है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है। तो देखिए इसमें अगर देखिएगा तो आप लोग देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी के आप लोग को 11 में आता है, एच आप लोग को 8 में आता है, यानी -3 का डिफरेंस है। फिर देखिए सेकंड में जाए तो 5 में आता है ये 3, यानी यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। डी आता है 4 में, एक आता है 1 में, तो यानी यहाँ -3 का डिफरेंस है। ई आता है 7 में, डी आता है 4 में, तो यहाँ -3 का। तो ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, इसमें केवल -2 का डिफरेंस है, बाकी में -1 का डिफरेंस, -3 का डिफरेंस था। तो ये रहा 100 क्वेश्चन। और आप लोग कहीं अगर आंसर में दिक्कत होगा तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, और कहीं को मैं गलत तो नहीं बताया हो ना। चलिए और बस ये क्लासेस रहा फ्रेंड्स। कैसा लग रहा है हमारा ये क्लासेस? आज मैं आप लोगों के सामने प्लेटफॉर्म बुक का सेट नंबर 14 को कंप्लीट कर दिया हूँ, और नाइट टाइम मेरा प्रयास होगा आज इलेक्ट्रीशियन सेट के लिए मैं सेट नंबर 15 को बताऊँगा। क्लियर है? चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कैसा आप लोग क्लास लगता है, उसके बाद मैं और भी प्रूव करूँगा। क्लियर है? चलिए थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच।